बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड वेलकम टू द लेक्चर नंबर 3 ऑफ PRC1 फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग नवंबर 25 का बैच 2। गुज़श्ता क्लास में हमने बुनियादी बातें करके आगे बढ़ते हुए एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का जिक्र किया था। एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हमने 5 एलिमेंट्स का जिक्र किया था, जिसमें क्या क्या शामिल था? एसेट्स, लायबिलिटी, इक्विटी, इनकम, एक्सपेंस। ज़बरदस्त। एसेट के अंदर हमने 3 बातें पढ़ी थी। कौन कौन सी? प्रेजेंट इकोनॉमिक रिसोर्स कंट्रोल बाय दी एंटिटी एज रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट। ज़बरदस्त। फिर मैंने कहा था कि एसेट के अंदर बाय क्लासिफिकेशन 2 तरह के एसेट आते हैं। कौन कौन से? करंट और नॉन करंट। करंट कौन से होते हैं? जो रिपोर्टिंग डेट के 12 महीने के अंदर अंदर इस्तेमाल हो जाए। और नॉन करंट कौन से होते हैं? जो रिपोर्टिंग डेट के 12 महीने के बाद भी इस्तेमाल हो सकें। अच्छा, फिर कहा था बाय टाइप भी 2 टाइप्स हैं। कौन कौन सी? टेंजिबल, इनटेंजिबल। टेंजिबल यानी कि जिसकी फिजिकल प्रेजेंस एग्जिस्टेंस होती है, और इनटेंजिबल जिसकी फिजिकल प्रेजेंस एग्जिस्टेंस नहीं होती। ऐसा। फिर हमने पढ़ी लायबिलिटी। लायबिलिटी के अंदर हमने क्या बात की? लायबिलिटी क्या होती है? लायबिलिटी होती है अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, ठीक है, टू ट्रांसफर एन इकोनॉमिक रिसोर्स। इकोनॉमिक रिसोर्स में क्या क्या आता है? गुड्स, सर्विस, मनी वगैरह वगैरह। अच्छा, एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट। अच्छा, डन हो गया। अच्छा, लायबिलिटीज बाय क्लासिफिकेशन के अंदर भी करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी वो जो 12 महीने रिपोर्टिंग डेट से 12 महीनों के अंदर अंदर पे करनी हो, और नॉन करंट लायबिलिटी जो रिपोर्टिंग डेट के 12 महीने के बाद जाके पे करनी हो। ऐसा ये बात थी, और इस पर हमारा लेक्चर इख्तिताम को पहुंच गया था। आज जो हम थर्ड कंपोनेंट पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है जनाब इक्विटी। अच्छा, उसके अलावा मैंने बैंक ओवरड्राफ्ट के बारे में आपको बताया था और प्री पेमेंट्स के बारे में बताया था। ऐसा। चलो, अब मैं एक और कॉन्सेप्ट के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ, जिसका नाम है कैपिटल, जिसको आप कह सकते हो या आप इक्विटी कह सकते हो। यानी कि इक्विटी जिसकी मैं बता रहा था, इसमें क्या लिखा हुआ है? जो बच्चे नहीं, जो बचे वो मालिक का, जो बचे वो मालिक का। ये मैं ऐसी शॉर्ट में उर्दू में चीज़ें लिखवाता हूँ ताकि आप लोगों को याद रह जाए। अगर मैं 2 हरफी बात करूँ तो बात यहीं ख़त्म हो जाएगी। कैपिटल पे आगे बात करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आपने अब तक क्या पढ़ लिया? एसेट। और क्या पढ़ लिया? बस एसेट में से लायबिलिटी को माइनस कर दो, वो इक्विटी आ जाएगी, कैपिटल आ जाएगा। कैसे? कहता है जो बचे वो मालिक का। अगर मैं यूँ देखूँ, अगर तुम ARDD का सर्वे करो और तुम कहो कि सर ये जो ARDD के अकाउंट्स में बहुत सारा कैश पड़ा हुआ है, ये सारा का सारा आपका है, तो बोलेंगे हाँ मेरा है। यानी कि सर ये आपका एसेट है? हाँ मेरा एसेट है। क्या सर ये आपकी इक्विटी भी है? नहीं 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 नहीं, ये मेरी इक्विटी नहीं है। अभी तो मुझे एम्प्लॉयज़ को सैलरी देनी है, अभी तो मुझे चाय का बिल पे करना है, अभी तो मुझे बिजली का बिल पे करना है, अभी तो मुझे इस प्रेमिसेस का रेंट पे करना है। तो ये सारे खर्चे वर्चे करने के बाद जो कुछ भी बचेगा ओनर के पास, वो क्या होगी? ओनर की इक्विटी होगी। ठीक है, ओनर की इक्विटी होगी, जिसे मैं कहूँगा कैपिटल, जिसे मैं कह सकता हूँ इक्विटी, जिसे मैं कह सकता हूँ नेट एसेट्स। नेट क्यों? क्योंकि ग्रॉस एसेट्स, टोटल एसेट्स में से, ग्रॉस एसेट्स में से जब मैंने लायबिलिटीज़ को माइनस कर दिया तो मेरे पास क्या बचा बच्चों? इक्विटी बची, नेट एसेट्स बच गए। ऐसा। मैं नीचे जाता हूँ चाय के होटल पे, और चाय की होटल पे जाके देखता हूँ, और होटल वाले पठान से बोलता हूँ, पठान भाई मैं देखने आया हूँ कि आपके एसेट्स, लायबिलिटी, इक्विटी में क्या क्या है। मैंने पूछा भाई ये चेयर कितने की है? उसने बोला भाई ये चेयर्स तकरीबन जो है ना 20,000 की हैं। मैंने कहा टेबल? कहता 50,000 की। मतलब 70। अच्छा, मैंने ला लाइटें पंखे वगैरह? कहता 30,000 के। मतलब लाख रुपए के। मतलब ये अच्छा, ये काउंटर कह रहा 50,000, मतलब यानी कि 1.5 लाख का सामान हो गया। अच्छा, ये तो 1.5 लाख का सामान है, सारा का सारा आपका है? कहता अल्हम्दुलिल्लाह हमारा है। मतलब अच्छा, यानी कि आपकी इक्विटी, आपका सरमाया कुल 1.5 लाख है। उसने बोला पागल मागल हो गया है क्या? बोला क्यों, पागल मागल वाली क्या बात है? कहता ये जो 1.5 लाख है ये मेरे एसेट तो हैं, लेकिन मेरी इक्विटी नहीं है। अभी देखो ये जो उजरत पे काम कर रहे हैं, मुझे उनको पैसे पे करने हैं, ये सैलरी वाले महीने के मुझे इनको पैसे पे करने हैं, देखो मड़ा अभी बिजली का बिल आने वाला है, मुझे वो पे करना है। तो एसेट में से लायबिलिटीज़ निकालने के बाद, एसेट्स में से लायबिलिटीज़ निकालने के बाद जो कुछ बचेगा वो क्या है बच्चों? इक्विटी है। ऐसा। अब इस एग्जाम्पल को पढ़ो, क्या लिखा हुआ है। कहता है एक बिजनेस के पास क्या है? कैश भी है, बिल्डिंग भी है, इन्वेंट्री भी है, व्हीकल भी है। ये सारे के सारे इसके क्या हैं? एसेट्स हैं। क्या सारे की सारी इक्विटी भी है? नहीं 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 नहीं, इसके सर पे कुछ लायबिलिटीज़ खड़ी हुई हैं। इसने बैंक से लोन ले लिया है, इसको बैंक का लोन पे करना है। इसने सप्लायर से माल उधार पे ले लिया है, इसको सप्लायर को पेमेंट करनी है, यानी कि अकाउंट्स पेएबल। इसने बिल्स पे करने हैं, यूटिलिटी के बिल पेएबल। जब ये सारी लायबिलिटीज़ माइनस कर देगा तो जो कुछ इसके पास बचेगा वो इसकी मलकियत होगी, वो इसकी जागीर होगी, जिसे मैं कहूँगा ओनर्स इक्विटी। डन। अच्छा, कह रहे मेन कॉन्सेप्ट क्या है कि भाई ओनर के पास क्या बचा। अब देखो बिजनेस के एसेट में क्या बोल रहा है? कहता है कैश पड़ा हुआ है, इन्वेंट्री यानी कि माल तजारत पड़ा हुआ है, बिल्डिंग है, व्हीकल है। कितने का? 5 लाख रुपए का। आगे पढ़ो जरा, पानी पियो। पता नहीं कौन याद कर रहा है मुझे।
लायबिलिटीज कितनी है 3 लाख की, ओनर इक्विटी कितनी होगी 2 लाख की। डन। चलो एक सवाल करता हूँ, अगर पठान का होटल बहुत चल जाए, अभी तुम देखो नीचे चाय वाय भी चल रही है, सुबह नाश्ते में ज़बरदस्त चल रही है, ठीक है, दोपहर को खाना रश लगा होता है, बिरयानी बड़ी देख टाइट आ रही है, शाम में तिक्की विक्की को हवा दे रहा होता है, वो तिक्की विक्की बना रहा होता है, अगर वो इतना ज़्यादा बिजनेस कर रहा है माशाल्लाह ज़बरदस्त पैमाने पे और वो प्रॉफिट कमाता है पूरे महीने के एंड पे, साल के एंड पे प्रॉफिट करता है, तो वो प्रॉफिट उसके सरमाए को, उसकी इक्विटी को बढ़ाएगा कि कम करेगा? बढ़ाएगा, यानी कि प्रॉफिट से इक्विटी, ये तुम लोगों ने बता दिया। अगर उसको नुकसान हो जाए बिज़नेस के अंदर, कोई आग वाग लग जाए, कोई अल्लाह ना करे सिलेंडर फट जाए, कोई और इशू हो जाए अल्लाह ना करे, कोई और नुकसान हो जाए, या ऐसे ही बिज़नेस में माल जो है ना वो महंगा मिलना स्टार्ट हो जाए और सेल ना हो और नुकसान हो जाए बैठे बैठे, तो ये इस सरमाए से, इस नुकसान को क्या होगा, मतलब नुकसान से सरमाए को क्या होगा, इक्विटी बढ़ेगी नुकसान से या कम होगी? इक्विटी नुकसान से कम हो जाएगी, यानी कि प्रॉफिट से इक्विटी बढ़ती है और लॉस से इक्विटी, रूल इस्टेब्लिश हो गया। डन। अच्छा, आपने कहा था जो बचा वो मालिक का, जो बचे वो ओनर का, यानी कि एसेट में से लायबिलिटी निकाल दी, इक्विटी बच गई। अच्छा, अगर मैं पठान की होटल की बात करूं और पठान भाई की बात करूं, पठान भाई आते हैं और फ्रिज में ना वो रखा होता है, आटा गूंदा हुआ रखा होता है, ठीक है, बनाने के लिए। उसने बोला यार बेगम क्या अभी आटा गूंदेगी, लंबी होगी। फ्रिज से आटा निकाला, यानी कि गुड्स निकाले और घर के इस्तेमाल के लिए ले गया। ये क्या किए? ड्राइंग कर दी है। ये तो कॉमर्स वाले पढ़े लिखे के बच्चे हैं, इसलिए उन्होंने बता दिया। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं ड्राइंग, यानी कि ओनर ने बिजनेस के अंदर से अपने पर्सनल यूज़ के लिए कोई चीज़ निकाल ली, चाहे वो माल निकाले, कैश निकाले, फर्नीचर निकाले, तो ये क्या है? ये क्या हुई है? इसे मैं क्या कहता हूँ? ड्राइंग। तो ये ड्राइंग से सरमाया बढ़ेगा या कम होगा? कम होगा। डन। तो मैंने 3 रूल इस्टेब्लिश कर लिए, इनफैक्ट 4। क्या? कैपिटल कैसे निकलता है? एसेट माइनस लायबिलिटी इज इक्वल्स टू कैपिटल, यानी कि इक्विटी। प्रॉफिट से इक्विटी और लॉस से इक्विटी। अच्छा, मैं मज़ीद कैपिटल इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरा दिल कर रहा है ऐसी एडिशनल इन्वेस्टमेंट करने का, एक्सपेंशन करने का, इससे मेरा सरमाया बढ़ेगा कि कम होगा? कम नहीं होगा, जेब से निकाल रहा हूँ। क्यों? नहीं, मेरी जेब से तो निकल रहा है। बिजनेस का अकाउंट अलग है, मेरा अकाउंट अलग है, बिजनेस का अकाउंट बढ़ रहा है। अच्छा ठीक है, मुझे प्रॉफिट हुआ, सरमाया बढ़ेगा कि कम होगा? मुझे लॉस हुआ, सरमाया बढ़ेगा कम होगा? मैंने ड्राइंग कर ली, अपने इस्तेमाल के लिए चीज़ निकाल के घर ले गया, तो बढ़ेगा ना सरमाया मेरा। क्यों भाई? मेरे घर पे चीज़ें आ रही है ना। अरे मैं अलग हूँ, बिजनेस अलग हूँ, बड़ा कैसी बातें कर रहे हो? बात समझ आ रही? ज़बरदस्त। पढ़ लो एग्जाम्पल नंबर 1, हाउ इक्विटी इंक्रीजेस, हाउ इक्विटी डिक्रीजेस। रीड करो। पठान बहुत सेल करेगा, बहुत ऊंची सेल करेगा, बड़े पराठे बना बना के बेचेगा, तो इससे इनकम बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? और इनकम के बढ़ने से इक्विटी बढ़ेगी, यानी कि प्रॉफिट बढ़ेगा तो इक्विटी बढ़ेगी। बहुत खर्चे कर रहा है, फजूल खर्चे कर रहा है, याशी कर रहा है, सोलर भी लगा लिया, ये भी कर लिया, वो भी कर लिया, खर्चे पे खर्चे, खर्चे पे खर्चे, और नुकसान कर दिया। नुकसान की वजह से इक्विटी कम हो जाएगी। बात समझ आ रही है? एग्जाम्पल नंबर 1 पढ़ो, एग्जाम्पल नंबर 2 पढ़ो। डन? पक्का? तो इक्विटी समझ आ गई? पक्की बात है। इक्विटी का फॉर्मूला क्या होता है? एसेट माइनस लायबिलिटीज इक्वल्स टू इक्विटी। डन। एक चीज़ और बताऊं, इसी फॉर्मूले को मैं अगर रीअरेंज कर दूंगा ना, तो मेरा अगला टॉपिक बन जाएगा, अगले टॉपिक का नाम बन जाएगा, ये देखो, एसेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस इक्विटी। क्या मैं ये लिख सकता हूँ? क्यों भाई? वो बचपन में वो पढ़ा था ना इक्वेशन, कि भाई ये माइनस का साइन वहाँ जाके क्या बन जाता है? प्लस का साइन। तो लायबिलिटी प्लस इक्विटी आगे पीछे कर दिया ना मैंने इसको, कोई मसला तो नहीं है, प्लस ही होना ना इवेंचुअली तो। डन। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? क्या ये सही है? ये मैथमेटिकली करेक्ट है एज पर दिस? बिल्कुल करेक्ट है भाई। इस टॉपिक का नाम पता है क्या है? इस टॉपिक को मैं कहता हूँ अकाउंटिंग इक्वेशन। दिस इज कॉल्ड, अपने पास लिख लो, दिस इज कॉल्ड अकाउंटिंग इक्वेशन। यानी कि कभी भी मेरे बिजनेस में कोई भी ट्रांजैक्शन हो, अकाउंटिंग इक्वेशन हमेशा बैलेंस रहेगी। किसी भी ट्रांजैक्शन में
तुम उठा के देख लो, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस इक्विटी करना, ट्रांजैक्शन की जो अमाउंट है वो बैलेंस होगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि एसेट और लायबिलिटी इक्विटी आपस में बराबर ना हो, बराबर होगा। कुछ भी कर लो, मैंने कहा ना अकाउंटिंग की दुनिया 5 एलिमेंट्स के तहत और 5 एलिमेंट्स के अंदर अंदर घूमती रहती है। डन। तो एसेट मेरा पक्का हो गया, भूलने वाली चीज़ें नहीं है। क्या? प्रेजेंट इकोनॉमिक रिसोर्स कंट्रोल बाय एन एंटिटी एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट। लायबिलिटी मेरा पक्का हो गया, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन टू ट्रांसफर ऑफ एन इकोनॉमिक रिसोर्स यूजुअली गुड्स और सर्विसेज एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट। इक्विटी मेरी पक्की हो गई। कैसे? एसेट माइनस लायबिलिटी इक्वल्स टू इक्विटी, यानी कि एसेट में से लायबिलिटी निकालने के बाद जो कुछ बचेगा वो मेरे पास क्या होगा मेरे बच्चों? इक्विटी यानी कैपिटल। ऐसा प्रॉफिट और इनकम कैपिटल को बढ़ाती है, लॉस एक्सपेंस और ड्राइंग इनकम को यानी कि इक्विटी को कम करती है। ड्राइंग का मतलब क्या होता है ये तो मैंने आपको बता दिया। ड्राइंग का मतलब क्या होता है? जब मालिक बिजनेस में से कुछ निकाल के चला जाए अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए, यानी कि बिजनेस रिसोर्सेज को इस्तेमाल करे पर्सनल फ़ायदे के लिए, पर्सनल बेनिफिट के लिए, तो उसको मैं क्या कहता हूँ? बोलो भाई, ड्राइंग कहता हूँ। मेन कॉन्सेप्ट पढ़ो वहाँ पे। बिजनेस में से ओनर क्या कर रहा है? कोई चीज़ छप्पड़ कर रहा है, घर लेके जा रहा है, तो बिजनेस के रिसोर्सेज क्या हो रहे हैं? कम हो रहे हैं। इसकी वजह से ओनर की इक्विटी बिजनेस के अंदर क्या हो रही है? अच्छा, एक बात और, क्या ड्राइंग एक्सपेंस है? ड्राइंग एक्सपेंस है। एक्सपेंस क्या होता है? मैंने पढ़ाया नहीं, अगर टॉपिक आने वाला है। एक्सपेंस क्या होता है? खर्चा। एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस वो आइटम्स होते हैं जो मैं इनकर करता हूँ बेसिकली अपने बिजनेस को चलाने के लिए, जो बिजनेस को चलाने के लिए ज़रूरी होते हैं। अगर मैं एक्सपेंस ना करूँ मेरा बिजनेस कैसे चलेगा? सिर्फ इनकम से चल जाएगा? नहीं भाई, कुछ खर्चे भी करने पड़ते हैं, कुछ लगाना पड़ता है, कुछ खर्ची करनी पड़ती है, जब भी तो मैं कमाता हूँ। क्या ARTD सिर्फ इनकम से चल रहा है? कोई एक्सपेंस इनकर नहीं कर रहा? क्या बिजली का एक्सपेंस इनकर नहीं कर रहा? क्या सोलर लगवाया था उसका एक्सपेंस इनकर नहीं हुआ? क्या डिस्काउंट जो हम बच्चों को देते हैं वो एक्सपेंस इनकर नहीं होता? होता है ना भाई, जब भी तो इनकम कमाते हैं। ऐसे थोड़ी ना एक्सपेंस के बगैर इनकम कमाते हैं। तो क्या ड्राइंग एक्सपेंस है? नहीं। क्या मैं ड्राइंग जान के कहता हूँ हाँ भाई ड्राइंग के बगैर तो मेरा बिजनेस ही नहीं चलने वाला, ड्राइंग होगी तो बिजनेस चलेगा? ऐसा नहीं, ये तो अय्याशी है, ये तो अय्याशी है। ऐसा ही है ना भाई कि मैं अपने बिजनेस के रिसोर्सेज में से कुछ चीज़ें निकाल के जेब में डाले घर लेके जा रहा हूँ। ये कैलकुलेटर है, ये मेरे बिजनेस का एसेट है। अगर मैं इसको जेब में डाल लूँ, आएगा वैसे जेब में? अरे आ गया, बड़ी जेब है, ये मैंने जेब में डाल लिया और मैं घर लेके जा रहा हूँ, तो ये मैंने क्या कर दी? ड्राइंग। क्यों? क्योंकि बिजनेस के रिसोर्स, ये तो चोरी हो गई, मैं बिजनेस तुम्हारा थोड़ी हूँ, ठीक है? ये बिजनेस बीइंग अ ओनर, मैं ओनर हूँ ना भाई, मान लो ना 2 मिनट के लिए, ठीक है? अच्छा, सर कहते हैं वैसे ही आपका अपना इंस्टीट्यूट है तो टेंशन नहीं है। अच्छा, तो ये मैंने जो बिजनेस के रिसोर्सेज में से क्या कर दिया? कैलकुलेटर निकाल के बीइंग ओनर ले गया जेब में डाल के, ये मैंने क्या कर दी? ये मैंने ड्राइंग कर ली। बात समझ आ रही है? तो ड्राइंग से बिजनेस की इक्विटी क्या हो जाती है बच्चों? कम हो जाती है। ड्राइंग इज नॉट एन एक्सपेंस। अपने पास लिख लो, लाइन लिख लो अपने पास। ड्राइंग इज नॉट एन एक्सपेंस, इट इज अ रिडक्शन इन इक्विटी। Drawing is not an expense, it is a reduction in equity. Drawing is not an expense, it is a reduction in equity. लेकिन 3 क्लास बाद फिर एक चर्सी उठेगा और कहेगा ड्राइंग इज एन एक्सपेंस। आप लिखवा लो मेरी बात। मैं पूछूंगा ना बेटा ड्राइंग एक्सपेंस है ना, बोलेगा जी जी सर एक्सपेंस है। ये मैं करके दिखाऊंगा आपको, ठीक है? ये होता है, मैं बता रहा हूँ, ये मेरा पास्ट एक्सपीरियंस है। ड्राइंग नहीं, लायबिलिटी नहीं होगा, ये कैपिटल को कम करेगा, ठीक है? ये कैपिटल को कम करेगा, रिडक्शन इन इक्विटी है। डन।
चलो जी, लिख लिया। ड्राइंग इज नॉट एन एक्सपेंस, इट इज अ रिडक्शन इन इक्विटी। ऐसा। अब 3 एग्जाम्पल आ रही पढ़ लो। पहले केस में क्या हो रहा है, ओनर क्या कर रहा है, कैश ड्राइंग कर रहा है, यानी कि बिजनेस से कैश निकाल के जा रहा है पर्सनल यूज़ के लिए। केस नंबर 2 में क्या हो रहा है, बेकरी का काम करता है, कुछ बेकरी आइटम उठाए दुकान से घर ले गया, ये भी क्या है, ड्राइंग। तीसरा केस क्या है, हाँ, बिजनेस की वैन इस्तेमाल कर रहा है पर्सनल यूज़ के लिए, तो पेट्रोल डलवाया ना बिजनेस के पैसों से, ऐसा। तो जब बिजनेस की वैन इस्तेमाल करी, बिजनेस का 5,000 रुपये का पेट्रोल खर्च कर दिया, इससे बिजनेस की पीढ़ी क्या हो रही है, कम हो रही है। सर अगर प्रॉफिट को ओनर यूज़ करे पर्सनल नीड के लिए तो वो भी ड्राइंग होती है या नहीं। हाँ, तो बिजनेस के रिसोर्सेज से अगर ओनर विड्रॉ कर रहा है तो वो ड्राइंग है, सीधी बात है। ऐसा अगर, हाँ जी, देखो प्रॉफिट ओनर की अपनी इक्विटी है, तो प्रॉफिट किसका हिस्सा बनता है, इक्विटी का, तो जो कुछ भी लेके जा रहा है वो ड्राइंग है। ऐसा। अब मैं तुम्हें यहाँ की मिसाल लेता हूँ। भाई ARDD के अंदर क्या होता है, अक्सर औकात जब सर को कैश चाहिए होता है, सर बोलते हैं भाई जरा 50,000 रुपये दो, जरा लाख रुपये दो, जरा 2-4 हज़ार रुपये दो, तो सभा जो बैठी हैं वो क्या एंट्री करती हैं, वो लिखती हैं सर अहमद की ड्राइंग। अक्सर औकात ऐसे होता है कि मुझे जो है ना कैश चाहिए होता है और वो मुझे सर को देना है, या लेट से सर ने बोला ज़्यादा इतने पैसे निकलवा के ले आओ, तो मैं बोलता हूँ ज़रा सबा मुझे सर के नाम पे पैसे दीजिएगा, बोलती कहाँ डालना है, सर की ड्राइंग में डालना है, तो वो ड्राइंग लिखते हैं। तो ड्राइंग से क्या हो रही है, ओनर की ओवरऑल इक्विटी कम हो रही है। बात समझ आ रही है। चलो पढ़ लिया। नहीं, ओनर अगर सैलरी ले रहे हैं तो वो सैलरी अलग आएगी, ठीक है। इन एडिशन टू सैलरी कुछ और ले रहा है तो फिर वो अलग है। डन। वैसे ओनर सैलरी लेता ही नहीं है, बस वो अपने हिसाब से खर्चा पानी निकाल लेता है बिजनेस से, ऐसा। चलो व्हाट कैन बी ड्राइंग्स पढ़ लो। ड्राइंग कुछ भी होती है। पार्टनरशिप पढ़ेंगे तो पार्टनरशिप में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी बिल्कुल इजी है, ठीक है। खैर है। अच्छा, व्हाट कैन बी ड्राइंग्स, कैश कैन बी ड्राइंग्स, कैश निकाल लिया। इन्वेंट्री गुड्स निकाल लिए बिजनेस से, दिस कैन बी ड्राइंग्स। बिजनेस के एसेट्स निकाल लिए, अभी कैलकुलेटर की मिसाल दी, दिस कैन बी ड्राइंग। बिजनेस के रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर लिया, कंप्यूटर ले गया, LED ले गया उठा के, दिस कैन बी ड्राइंग। ऐसा। बात समझ आ रही है, क्लियर है। ये की फीचर्स पढ़ लो, रीड करो, रीड करो शाबाश। ये क्यों कहा है कि कॉमन इन सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में ड्राइंग चलती है। अगर मैं यूनिलीवर का शेयर होल्डर हूँ तो क्या मैं चौड़े में जाऊँ, हाँ बेटा AC निकालो, शाबाश मेरे घर पहुँचाओ। कितने शेयर है आपके पास, 1 शेयर है मेरे पास, ऐसा कह सकता हूँ जाके, नहीं कह सकता ना। तो कंपनी के अंदर जो एम्प्लॉयज़ होते हैं ना, सॉरी शेयर होल्डर्स होते हैं, उनको क्या मिलता है, डिविडेंड दिया जाता है, उनको ड्राइंग की इजाज़त नहीं होती। ऐसा। हाँ जी, हाँ। इक्विटी और प्रॉफिट में क्या फ़र्क है मैं बताता हूँ। मैंने बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट किया 100 रुपये का, मैंने पूरे साल मेहनत करी, अंत तक मेहनत करके प्रॉफिट कमाया 20 रुपये का। ये प्रॉफिट मेरी इक्विटी को बढ़ा देगा, तो ये प्रॉफिट मेरी इक्विटी को कितने कर देगा, 20 रुपये से बढ़ा के कितना कर देगा, 120। तो प्रॉफिट इज़ पार्ट ऑफ माई इक्विटी। ये क्या थी 100, ये मेरी इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी बिजनेस के अंदर जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया। इस इन्वेस्टमेंट को, सरमायाकारी को मेरे प्रॉफिट ने बढ़ा दिया। डन। बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है। इक्विटी सबको कहते हैं, जो स्टार्ट में इन्वेस्टमेंट की थी, जो मजीद इन्वेस्टमेंट कर दी, जो प्रॉफिट आया, सब कुछ मिलके मेरी इक्विटी बन गई, सब कुछ मिलके मेरा सरमाया बन गया। डन, पक्का। चलो अब इक्विटी जब मैं नोट से पढ़ाऊंगा ना तो आपको और आसानी होगी। चलो ज़रा ये डेफिनेशन से लेकर, हाँ जी, मैंने कहा पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर क्या करते हैं, पार्टनर्स क्या करते हैं, ड्राइंग कर लेते हैं। जैसे मैंने सर अहमद की मिसाल दी, कंपनी के अंदर पॉसिबल नहीं, कंपनी में शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिला करता है। डन। ड्राइंग क्या है, ड्राइंग सिर्फ विड्रॉ है बिजनेस के रिसोर्सेज पर्सनल इस्तेमाल के लिए, ऐसा। और इससे आपकी खुद की इक्विटी कम होती है। यहाँ तो ओनर की इक्विटी एक ही है, ओनर एक ही है, तो इक्विटी उसकी कम हो रही है। और वहाँ अगर पार्टनरशिप में ड्राइंग करता है तो उसका हिस्सा कम हो रहा है, ठीक है। वो इंशाल्लाह पार्टनरशिप में देखेंगे। डन। चलो इक्विटी की डेफिनेशन पढ़ो, फॉर्मूला देखो, की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लो, ये मैंने पढ़ा दी ऊपर। पढ़ो शाबाश, जल्दी जल्दी पढ़ो, सब पढ़ो स्क्रीन पे।
सही है, कोई मसला तो नहीं है, कोई नई बात तो नहीं है, कोई ओखी बात तो नहीं है। इक्विटी क्या कहती है? इक्विटी कहती है, इक्विटी का मतलब है बिजनेस के रिसोर्सेज पे ओनर का क्लेम ओवर इट्स एसेट्स आफ्टर डिडक्टिंग ऑल द लायबिलिटीज, कि करंट नॉन करंट के दोनों दोनों। की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विटी, इक्विटी किससे बढ़ती है? प्रॉफिट के आने से, कैपिटल के आने से। इक्विटी कैसे कम होती है? एक्सपेंस के होने से, लॉस के होने से, ड्राइंग के होने से। ऐसा चलो, इक्विटी इज ऑल्सो नोन एज ओनर का कैपिटल या नेट एसेट्स। डन। एग्जाम्पल ऑफ इक्विटी, चलो एग्जाम्पल नंबर 1 और एग्जाम्पल नंबर 2 पढ़ लो। अगर ओनर बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा तो इक्विटी होगी, और अगर पर्सनल यूज के लिए करेगा तो ड्राइंग। बिल्कुल सही है। ओनर जो बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करता है उसे हम कैपिटल कहते हैं, कि सरमाया ला रहा है। ऐसा क्या चीज? तो वो लॉस हो जाता है, वो लॉस रिकॉर्ड करता है। नहीं, टोटल प्रॉफिट 1,15,000 नहीं हो मेरे चांद। मैंने स्टार्ट में 1,00,000 रुपए डाले, मुझे 20,000 रुपये का फ़ायदा हो गया, ठीक है, इक्विटी बढ़ गई। फिर नुकसान हुआ 5,000 का, तो 1,15,000 पर आ गई। ऐसा बस 15,000 में से, कौन से 15,000 में से? 1,15,000 में से, प्रॉफिट के 15,000 में से, हाँ 1,5 इक्विटी बन जाएगी। ऐसा डन। चलो एग्जाम्पल नंबर 2 पढ़ लो। किसी को कोई मसला हो, कोई परेशानी हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो देन एंड देयर लेक्चर रोक के मुझसे पूछना है, बिना शर्माए, ठीक है, बिना शर्माए। यार चश्मे के बगैर तो दुनिया ही अलग है, कोई नज़र ही नहीं आ रहा। सिर्फ पता इतना चल रहा है कि कुछ लोग बैठे हैं, लेकिन किसी का भी फेस विजिबल नहीं है। वो नहीं कोई क्राइम डॉक्यूमेंट्री होती जिसमें ना शक्लों पे ना वो गोल करके ब्लर कर देते हैं, वैसा नज़र आ रहा है, ठीक है, सबकी शक्लें ब्लर ब्लर नज़र आ रही हैं। और कौन कहाँ देख रहा है ये भी नहीं पता। अगर कोई मुझे देख भी रहा है इस वक्त तो आई डोंट नो कि कोई मुझे देख रहा है, ठीक है, सब मुझे ही देख रहा है। ये चश्मा इतनी बड़ी ब्लेसिंग है यार, अब नज़र आया। ब्लेसिंग तो है, अबे डिस्गाइज कौन सी? अच्छा, सवाल अच्छा है। कहती है हम लाइबिलिटीज़ को इन्वेस्टमेंट में काउंट क्यों नहीं कर रहे? देखो, इन्वेस्टमेंट मेरा होता है एसेट, जो बिज़नेस के अंदर मैंने कैपिटल की बात करी हो ना, जो बिज़नेस के अंदर मैंने सरमाया डाला है फ्रॉम माय ओन पर्सनल रिसोर्सेज, वो मेरी इक्विटी है। लाइबिलिटी तो इक्विटी के बिल्कुल बरक्स है। लाइबिलिटी तो वो है जो मुझे पे करना है, और इक्विटी तो आई ही लाइबिलिटीज़ को निकाल के है। एसेट में से लाइबिलिटी निकाली तो जब भी तो बचा जो मेरा इक्विटी है। अब ये मेरा है, इस पर किसी का हक नहीं है, ये एक्सक्लूसिवली मेरा है। डन। लाइबिलिटीज में निकाल चुका हूँ इसमें से। बढ़ जाऊँ आगे। टैक्स पेबल लाइबिलिटी है अगर पे नहीं किया, और अगर पे कर दे तो टैक्स एक्सपेंस खर्चा है। डन। बढ़ जाऊँ आगे। चलो ये की पॉइंट्स पढ़ लिए। चलो ड्राइंग पे आ जाओ, ड्राइंग भी देख लो एक मरतबा। ये पढ़ो ड्राइंग, फिर की पॉइंट्स पढ़ो। यही सारी बातें जो मैंने बोली हैं वही लिखी हुई हैं। सामने पढ़ लिया, ड्राइंग पढ़ लिया, इतनी जल्दी पढ़ लिया? क्या इंसान हो रजनीकांत हो? हाँ, कौन से बैच के? हाँ हाँ हाँ, वो लिए हैं। कितने लिए हैं? अच्छा 5 लिए हैं, ठीक है। पढ़ लिया? चलो एग्जाम्पल नंबर 1 पढ़ो, एग्जाम्पल नंबर 2 पढ़ो, एग्जाम्पल नंबर 3 पढ़ो। ये वही एग्जाम्पल आ रही हैं जो हमने ऊपर तस्वीरों में देखी हैं। हाँ वही आ रही हैं, वही है ना यार, और क्या है। पहले एग्जाम्पल में कैश निकाला था। डिविडेंड का कॉन्सेप्ट क्या है?
मैंने कहा था डिविडेंड का कॉन्सेप्ट सिर्फ कंपनीज के ऊपर अप्लाई होता है, वो हमारे अभी डिस्कशन का पार्ट नहीं है। जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप में ओनर प्रॉफिट लेता है, पार्टनरशिप में भी पार्टनर्स प्रॉफिट लेते हैं, वैसे कंपनी का जो प्रॉफिट होता है उसके जो हिस्से होते हैं बटने वाले, उसे हम कहते हैं डिविडेंड। ठीक है, डिविडेंड जी नहीं, डिविडेंड इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंपनी का प्रॉफिट। अच्छा, सवाल आया प्रॉफिट और इनकम एक ही चीज़ है? नहीं 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 नहीं, इनकम में से खर्चे माइनस करने के बाद जो चीज़ बचे वो प्रॉफिट है। जी, लिख लो अपने पास ताकि याद रहे इंशाल्लाह। ठीक है, ज़बरदस्त, इसलिए रुक रुक के आराम आराम से करा रहा हूँ ताकि सवालात क्लियर करते जाओ साथ साथ। डन, ये 3 पॉइंट्स पढ़ लिए, यहाँ तक किसी को कोई मसला? देखो बहुत लॉजिकल फ्लो में चीज़ें चल रही हैं, तो अगर इसी लॉजिकल फ्लो के साथ साथ कॉन्सेप्ट क्लियर करते गए ना तो आगे मसला नहीं होगा। अभी बैच 1 वाले बहुत शातिर चल रहे हैं, उनको मैंने अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी लॉजिकल सीक्वेंस से चीज़ें पढ़ाई और अब वो आगे ना खुद मुख्तार हो गए। अब मैं उनको सवाल देता हूँ, घर से करके आते हैं, हम डिस्कस करते हैं। अभी तुमने देखा आज मैं सवाल सॉल्व कर रहा था, हाँ बैलेंस शीट हो गई थी, बैलेंस शीट हो गई, ख़त्म हो गई, शुरू नहीं हुई ख़त्म हो गई। इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट एक क्लास में होती है, GLT भी एक क्लास में होता है, बस टाइम लगता है जनरल अकाउंटिंग क्वेश्चन पे, उसके बाद तो इंशाल्लाह टाइम नहीं लगता आगे। डन, सर्विस बिजनेस प्रॉफिट जनरेट करेगा, फ्री में सर्विस थोड़ी देगा। मैकेनिक तो मैं फ्री में सर्विस देता है, बोलता है नहीं यार मेरा भाई आया, इसकी बाइक में फ्री में दूंगा, इसकी बाइक में फ्री में सर्विस करूंगा, ट्यूनिंग करूंगा फ्री में, ऐसा करता है? नहीं, तो सर्विस में भी प्रॉफिट जनरेट होता है। अब ARTD क्या प्रॉफिट जनरेट नहीं करता? करता है, बिल्कुल करता है। ऐसा चीपा साहब वो भी प्रॉफिट जनरेट करते हैं ना यार, लेकिन अपनी एक्टिविटीज़ में इन्वेस्ट कर देते होंगे। अच्छा सर, प्रॉफिट के यूज़ को ड्राइंग्स में कैसे डाल सकते हैं, इसकी समझ नहीं आ रही। प्रॉफिट के यूज़ को मतलब, चलो एक काम करते हैं, इस भाई को हम लाइव लेते हैं। भाई शर्माना नहीं है आपने, हम आपका माइक खोल रहे हैं, आपको पूरी भरी हुई क्लास सुनेगी। ठीक है, आते भाई आप अनम्यूट कीजिए। आते भाई अनम्यूट कर लें और सवाल पूछिए माइक पे। आते भाई टाइम का भी मुकाबला सकते हैं। सर माइक नहीं है बेटा, जिस डिवाइस से ऑन हो ना उसमें ऑटोमेटिक एक माइक होता है, अलग से माइक नहीं चाहिए होता। माइक अनम्यूट करो। लैपटॉप है, लैपटॉप में बाय डिफ़ॉल्ट होता है, मुझे मत बनाओ। चल बेटा अनम्यूट कर, जल्दी कर तो सही अनम्यूट। नहीं करना तो मजे तो आज ही आए यार। ठीक है भाई, अच्छा कर ही नहीं रहा। चलो, प्रॉफिट की उसको ड्राइंग में कैसे डाल सकते हैं? भाई मैंने प्रॉफिट की यूज़ को ड्राइंग में नहीं डाला, मैंने तो बिजनेस के रिसोर्सेज को इस्तेमाल किया है फॉर पर्सनल यूज़। डन, चल बढ़ जाऊँ मैं आगे। तो एसेट हो गया, लायबिलिटी हो गई, इक्विटी हो गई, ड्राइंग हो गई। चलो हाँ जी, अक्रूवल कहाँ लिखा हुआ है? किसमें? कल की लेक्चर की एग्जाम्पल में लिखा हुआ था अक्रूवल। ठीक है, वो मसला नहीं है, वो मैं पढ़ा दूंगा इंशाल्लाह। वो देखो तुम्हारा, तुम जो चाहते हो ना वो फ़ौरन आ जाता है। ये देखो, ये देखो, ये देखो, तुमने इसको मांगा और वो आ गया, लेकिन वो अभी नहीं आएगा, वो 5 एलिमेंट पूरा करने के बाद आएगा। डन, चलो इनकम क्या होती है यार? आमदनी, कमाई, इतनी आसान चीज़ है तो भी हो जाएगी। तो 5 मिनट की चीज़ है, कुछ भी नहीं है। सिर्फ एक चीज़ समझनी है इसमें, इनकम की 2 किस्में होती हैं, वो 2 किस्में समझाऊंगा, इनकम खत्म हो जाएगी। इनकम का मतलब क्या होता है? भाई आपकी इनकम कितनी है, या तुम्हारी सोर्स ऑफ इनकम क्या है? ये तो जो हम आम फैम ज़बान में लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं वही इनकम, और कुछ नहीं है। तो इनकम का मतलब क्या होता है? कहता है कि इनकम इज अर्नड व्हेन अ बिजनेस प्रोवाइड्स गुड्स और सर्विसेज एंड रिसीव वैल्यू इन रिटर्न। यानी कि इनकम कब आती है? जब मैं कोई गुड्स एंड सर्विसेज क्या करता हूँ, प्रोवाइड करता हूँ और मुझे समथिंग वैल्यू मिलती है, आगे से कुछ रिटर्न मिलता है, तो इससे मेरी इनकम हो जाती है। यानी कि इसकी डेफिनेशन पता है क्या है किताब में? इंक्रीज इन एसेट्स और डिक्रीज इन लायबिलिटी। इंक्रीज इन एसेट और डिक्रीज इन लायबिलिटी। इंक्रीज इन एसेट कैसे? मैंने सर्विस दी, कैश आएगा, तो इंक्रीज इन एसेट। डिक्रीज इन लायबिलिटी, मैंने किसी से कर्जा लिया हुआ था, लायबिलिटी बढ़ी हुई थी, किसी ने मेरा कर्जा माफ़ कर दिया, मेरा कर्जा माफ़ हो गया, तो मेरी लायबिलिटी कम हो गई। एक तरह से बेनिफिट हो गया ना, इनकम हो गई ना मुझे।
ऐसा ही है ना, मुझे बेनिफिट हो गया। तो रिजल्टिंग इन एन इंक्रीज इन इक्विटी, ये मुझे कहता है कि इनकम के आने से इक्विटी बढ़ती है। मैंने भी वही बात बताई थी आपको। ऐसा तो समझने वाली बात क्या है, एक तो आसान डेफिनेशन लिखी हुई है, इनकम इज अर्न्ड व्हेन अ बिजनेस प्रोवाइड्स गुड्स और सर्विसेज एंड रिसीव्स वैल्यू इन रिटर्न, इनकम इंक्रीजेस द वैल्यू ऑफ ओनर्स इक्विटी। ऐसा अगर एक बेकरी है तो वो क्या बना के बेचेगी, बिस्किट, चिप्स, केक, पेस्ट्रीज, ब्राउनीज, बला बला, केक रस, पता नहीं क्या कुछ, और वो खारे, नमक पारे, यही बेचेगी ना। तो वो जो ये वाली चीज़ें बेच के कमा रही है वो क्या है, उसकी इनकम है। ऐसा सुजुकी गाड़ियाँ बना के पैसा कमा रही है, तो वो क्या कमा रही है, इनकम कमा रही है। ARTT टीचिंग सर्विसेज, ट्यूशन सर्विस दे के प्रोवाइड करके इनकम जनरेट कर रहा है, ये क्या है उसकी भाई, इनकम। ऐसा चलो ज़बरदस्त। तो इनकम से क्या होती है, इक्विटी बढ़ जाती है। अब इनकम के ना दो नाम हैं, इनकम के दो नाम हैं, यानी कि दो तरह की इनकम है, ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर ये मेरी बात अगले 2 से 3 मिनट सुन ली तो इनकम का गेम खलास। क्या इनकम में दो तरह की इनकम आती हैं, कितनी तरह की आती हैं बोलो, दो तरह की। एक को मैं कहता हूँ रेवेन्यू, एक को मैं कहता हूँ अदर इनकम। रेवेन्यू क्या होती है, रेवेन्यू होती है मेरी बिजनेस की कोर इनकम, मेरी बिजनेस की मेन इनकम, यानी कि जो मेरा नेचर ऑफ बिजनेस है, अगर मैं वही काम करके पैसा जनरेट कर रहा हूँ उसका मतलब है वो रेवेन्यू वाली इनकम है। ऐसा अगर मेरा जो बिजनेस का काम है मैं उससे हट के कोई चीज़ जनरेट कर रहा हूँ और इनकम कमा रहा हूँ, इसका मतलब वो रेवेन्यू नहीं है, वो अदर इनकम है। ज़रूरी क्यों है भाई, मैंने जो है ना 50 लाख रुपए की इनकम कमाई, रिपोर्ट कर दी अपने फाइनेंशियल्स में, पता चला 48 लाख रुपए की मशीन बेची थी, ठीक है, 2 लाख रुपए का तो असली इनकम थी। तो इसको बाइफर्केट करना, सेग्रीगेट करना ज़रूरी है ना, ताकि पता चले रियल इनकम कौन सी है, रेवेन्यू वाली भाई जो तेरा काम है, तेरा काम को एसेट बेचना थोड़ी है, रद्दी बेचना थोड़ी है। ऐसा तो और अदर इनकम मेरी कौन सी है, तो इसलिए बहुत ज़रूरी होता है जानना कि मेरे बिजनेस की रेवेन्यू वाली इनकम कौन सी है और अदर इनकम कौन सी है। तो रेवेन्यू किसे कहता हूँ, रेवेन्यू कहता हूँ ये मेरी कोर बिजनेस इनकम है, ये मेरी मेन बिजनेस इनकम है। ARTT के लिए रेवेन्यू क्या होगा, ट्यूशन फीस। पार्क सुजुकी के लिए रेवेन्यू क्या होगा, गाड़ियाँ बेचना। बेकरी के लिए रेवेन्यू क्या होगा, सब्जी वाले के लिए रेवेन्यू क्या होगा। बात समझ आ गई, ज़बरदस्त। ARTT में हमने क्या किया, एक दिन हमने सोचा जो बाहर बोर्ड्स लगे हुए हैं बड़े पुराने हो गए थे ना हमारे, बोसीदा हालत में हो गए थे, क्योंकि वो तकरीबन उसको 12 से 13 साल हो गए थे लगे हुए, और वो बारिशें भी और थंडर स्टॉर्म्स भी, यानी क्या कुछ उसने देखा उस बोर्ड ने सहा है, और वो बस लोहा जो है ना गलने सड़ने के करीब आ गया था, मतलब बहुत फारिग हो गया था। हमने कहा यार नई ब्रांडिंग करनी है, रिवाइज ब्रांडिंग करनी है, तो हम जो है ना वो कुछ अच्छा मटेरियल ख़रीदते हैं। हमने नया लोहा लगवाया और नया बोर्ड लगवाया, सब कुछ किया ऐसा। तो पुराना जो लोहा उतरा था ना, वो हमने मटेरियल और जो सारी चीज़ें थी स्टील की और ये वो हमने जमा कर लिया। हमने कहा भाई चलो इसको ठीक है, इसको बेच कर हम जी शब्बीर खाएंगे। जी शब्बीर क्या है, खैर इसके ऊपर एक दास्तान पुलाव है GS का ना, बड़ा शानदार ख़तरनाक पुलाव है, वो हमारी ARTT की नेशनल डिश है, वो हम खाते हैं बड़े शौक। जब हमें पैसे आते हैं ना, हम ना जी शब्बीर मंगाते हैं। हमने बोला चलो इसको बेच के ना इनकम कमाएंगे, उससे हम जो भी करें हमारी मर्ज़ी। तो हमने कोई 7-8 हज़ार रुपये के लोहे बेच दिए। तो ये जो ARTT ने 7-8 हज़ार रुपये की लोहे बेच के इनकम कमाई, क्या ये रेवेन्यू या अदर इनकम है? तो क्या ARTT का काम क्या लोहे बेचना है, लोहे 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 ऐसे ऐसे ये वाला काम है ARTT का? नहीं, ARTT का काम लोहे बेचना नहीं है। ARTT का काम क्या भाई, ट्यूशन सर्विसेज प्रोवाइड करना। तो लोहे बेच के जो इनकम कमाई वो क्या रेवेन्यू है, अदर इनकम है? अदर इनकम। क्यों? क्योंकि नॉन कोर बिजनेस एक्टिविटी से कमाई है, मेन बिजनेस ऑपरेशन से नहीं कमाई। अच्छा मैंने, हाँ जी, एक टीचर है, साइड बिजनेस भी कर रहा है। इंडिविजुअल की बात नहीं करो ना, मुझसे बिजनेस की बात करो। इंडिविजुअल की अगर बात करो तो मैं बताऊं, तो इंडिविजुअल अगर बिजनेस कर रहा है तो वो उसकी बिजनेस इनकम में जाएगा, और अगर जॉब कर रहा है तो वो सैलरी इनकम में जाएगा। ठीक है, वो टैक्स में पढ़ोगे। सर ये जो आपने नई वाली मिसाल दी तो सही आगे नहीं जाएगा? किसमें? नहीं 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 नहीं, नहीं। तो है तो वही बात ना, RV है उसकी, वो लोहा रोहा उसकी RV है, लेकिन उसको बेच के इनकम तो कमाई ना, नहीं तो बस RV को बेच के इनकम ही आई है। ठीक है, RV क्या है भाई, रेजिडुअल वैल्यू, इसको मैं कहता हूँ रद्दी वाली वैल्यू, तो याद रहता है। ठीक है, चलो खैर आगे बढ़ जाते हैं। ओनर की इनकम क्या होगी? ओनर की इनकम कौन सी? अगर वो सैलरी ले तो सैलरी उसकी इनकम हो जाएगी ओनर की, और वो बिजनेस का एक्सपेंस हो जाएगा।
अगर ओनर सैलरी ड्रॉ नहीं कर रहा, वो सिर्फ बिजनेस के प्रॉफिट्स को घर लेके जा रहा डायरेक्ट, तो फिर वो ड्राइंग उसकी इनकम है। ऐसा बिजनेस को टिप्स दे रहा है, कंसल्टेंसी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो टिप क्या, वेटर वाली टिप? हाँ क्या, हाँ तो किसकी? वेटर की अदर इनकम में आएगी। वेटर की यानी कि हाँ यूँ समझो वेटर की अदर इनकम में आएगी, लेकिन वेटर अपनी कौन सी अकाउंटिंग करता है, हम तो बिजनेस की बातें कर रहे हैं इस वक्त। ऐसा चलो, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बिजनेस से तो पढ़ रहे हैं हम लोग, कारोबार की अकाउंटिंग सीख रहे हैं, हम लोग जात की अकाउंटिंग नहीं कर रहे। ऐसा मैं कभी भी अपनी जात की अकाउंटिंग नहीं करता। कौन करता? तुम में से कोई करता है जात की अकाउंटिंग? कौन कितना कमाता है? जात की अकाउंटिंग सिर्फ एक ही दफ़ा करनी पड़ती है साल में, वो भी झूठी मूठी, ठीक है, जब वो टैक्स रिटर्न आता है, तो जितनी कंसील होती है इनकम उसको छुपा छुपा के दिखा रहे होते हैं। हाँ, सिवाय डिडक्शन एट सोर्स के। वो क्या होती है? हमारी जो सैलरीज आती है ना, फर्म से मेरी सैलरी आती है, उसमें टैक्स ऑटोमेटिकली एम्प्लॉयर डिडक्ट कर लेता है, तो वो मेरे क्यों नहीं नहीं, मैं बेसिकली सऊदी का एम्प्लॉय तो हूँ, लेकिन बैक ऑफिस की तरफ से हूँ। यानी कि मैं कराची में KPMG तासीर हदीन कंपनी थी ना, उसका एक जॉइंट वेंचर था विद KPM, किसके नाम से? KPMG आर्च के नाम से, ऑडिट रिसोर्स कैपेबिलिटी हब, विच इज़ अ कोलेबोरेशन, विच वॉज अ कोलेबोरेशन बिटवीन KPMG पाकिस्तान एंड KPMG मिडिल ईस्ट। एंड मिडिल ईस्ट में आती थी दुबई और सऊदी। अब KPMG चूँकि पाकिस्तान से एग्जिट कर रही है, तो हमारा लीगल स्ट्रक्चर भी शायद चेंज हो जाएगा और KPMG मिडिल ईस्ट हो जाएगा, लेकिन स्टिल ये लोग पाकिस्तानी बेस सैलरी ही देते हैं और यहीं से टैक्स काटते हैं, ठीक है। तो ये मसला है। तो जो मेरा सैलरी से टैक्स कट जाता है वो वहाँ रिपोर्ट हो जाता है। ऐसा चलो खैर, हाँ जी, प्रॉफिट इज़ अ रिजल्ट ऑफ इनकम। इनकम कमाऊंगा तो प्रॉफिट होगा, इनकम में से खर्चा माइनस करूंगा तो नेट प्रॉफिट होगा। ऐसा डन, पक्की शकी बात है। हाँ मैं कहाँ था? हाँ मैं अगली मिसाल पे था। मैंने पाक सुजुकी मोटर कंपनी लिमिटेड का ऑडिट किया। वहाँ मैंने देखा पाक सुजुकी भी दो तरह की इनकम कमा रही है, एक रेवेन्यू और एक अदर इनकम। रेवेन्यू कैसे कमा रही है? रेवेन्यू कमा रही थी मोटरसाइकिल्स बेच के और गाड़ियाँ बेच के। अच्छा बताओ, मोटरसाइकिल बेच के जो कमा रही है वो रेवेन्यू या अदर इनकम है? और जो गाड़ियाँ बेच के, वो भी क्यों? वो दूसरा प्रोडक्ट है भाई, काम है उसका यही सुजुकी की बाइक बेचना, गाड़ी बेचना। अच्छा मैंने एक और चीज़ देखी उसके अकाउंट्स में, स्क्रैप सेल्स आ रही थी। एक ठेके वाला, उसने ठेका दिया होता है उन्होंने स्क्रैप वालों को, और जितना भी लोहा और ये वेस्ट मटेरियल होता है वो उठा के उसको देती है, वो वजन वजन करके उसको जो है ना वो आगे फिर स्क्रैप सेल्स कर रहा होता है। तो ये जो उसने लाखों रुपए की स्क्रैप सेल्स कर दी, लाखों रुपए की है ना, तो रेवेन्यू होना चाहिए ना? नहीं, अदर इनकम होना चाहिए। क्यों? क्योंकि सुजुकी का काम लोहे बेचना नहीं है। बात समझ आ रही है? ज़बरदस्त। तो कॉन्सेप्ट इज नाउ क्लियर। पढ़ लो एग्जाम्पल। ARTT के ऊपर एक वो है, क्या कहते हैं उसे, रूम बना हुआ है, रूम 7 रूम 8। कल को हम इसमें जिम खोल लें और उससे इनकम कमाना स्टार्ट कर दें, तो रेवेन्यू अदर इनकम है, तो इसका काम कोई, चलो जिम भी छोड़ो, वो भी बिजनेस हो जाएगा ना। वरना कोई हमारे पास आता है, पहले आए भी थे लोग, हमें ये रूम ना किराए पे देते हैं, हम यहाँ अपना बैक ऑफिस खोलेंगे, अपना ऑफिस बनाएंगे। तो अगर हम ऐसा कोई अरेंजमेंट करें और ऊपर एक कमरा किसी को ऑफिस खोलने के लिए दे दें, बैक ऑफिस बना ले कोई अपना, और वो हमें मंथली 40-50 हज़ार रुपये किराया देता है उस प्रेमिसेस का, तो क्या ये रेवेन्यू अदर इनकम है? अदर इनकम है। क्यों? हमारा काम क्या किराए पे देना चीज़ों को? नहीं, ठेके पे देना चीज़ों को नहीं है। ऐसा ये एग्जाम्पल पढ़ ली रेवेन्यू की अदर इनकम की। ऐसा चलो, रेवेन्यू वर्सेस अदर इनकम कंपैरिजन पढ़ लो। इंजन वाली उसका प्रोडक्ट है। नहीं प्रोडक्ट है, अदर इनकम है। अदर इनकम। बुक शॉप अदर इनकम, यूनिफॉर्म की शॉप अदर इनकम। स्कूल वालों ने बहुत पागल बनाया है, कोर्सेज बेच के जो पैसा बनाया है ना इन्होंने खतरनाक किस्म का। अब रियलाइज़ होता है कि अम्मा अब्बा क्यों कहते थे बेटा उर्दू बाजार से भी तो कॉपी आती है, उससे भी तो काम चल सकता है। वो धीरे धीरे समझ आ रहा है अम्मी अब्बू क्यों कहते थे ऐसा। बहुत बनाया यार पागल, स्कूल के रजिस्टर खरीदो, स्कूल के रजिस्टर खरीदो। हमारा एक दोस्त था, उसके अब्बा का ना प्रेस था,
प्रेस समझते हो, वही जो होती है, वो क्या करते थे, वो स्कूल के ही कॉपियों जैसी ना लाइन वाली वो पेज प्रिंट करते। डेफिनेटली पेज की क्वालिटी में तो फ़र्क आएगा, प्रिंट करते थे। पुरानी वाली क्लास का, जैसे 6 से बच्चा 7 में गया, 6 क्लास के गत्ते पाड़े उसके ऊपर चिपकाया, बना दिया स्कूल के रजिस्टर, अन्य वाह। फिर कंप्लेन हो जाया करती थी, स्कूल के रजिस्टर में काम नहीं किया। अरे भाई तुम लोग क्या जा रहा है यार, नहीं किया काम तो नहीं किया, काम तो किया ना। वो उनकी भी अदर इनकम होगी, उसका काम ट्रांसपोर्ट देना थोड़ी है, वो उसकी रेवेन्यू को सप्लीमेंट कर रहा है, रेवेन्यू कमाने में मदद कर रहा है, ऐसा। मेन काम इनकम हुआ। अब मेन काम चाहे 4 क्यों ना हो, ठीक है, डन। बढ़ जाऊँ आगे, ये रेवेन्यू वर्सेस अदर इनकम कंपैरिजन पढ़ लिया, पढ़ लिया इतनी जल्दी, चलो ये पढ़ लो। डन, चलो इनकम की नोट्स पे आ जाओ, पढ़ लो। डेफिनेशन देख ली, चलो बढ़ जाओ आगे। रेंट रेवेन्यू नहीं है, रेंट अगर मेरा काम ही प्रॉपर्टीज रेंट पे देना है तो फिर वो रेवेन्यू है, वरना वो अदर इनकम है। चलो ये पढ़ लो, इस लाइन में तुम्हारा जवाब छुपा हुआ है सारा, पढ़ो क्या लिखा हुआ है, ऐसा। डन, पक्की बात है। चलो एक्सपेंसेस क्या होते हैं भाई, तो पढ़ाने की ज़रूरत भी नहीं है। एक्सपेंसेस क्या होते हैं, खर्चे, जिसको मैं इनकर करता हूँ ताकि मैं अपने बिजनेस के ऑपरेशंस को कंटिन्यू कर सकूँ, जारी सारी रख सकूँ। एक्सपेंसेस आर इजी डेफिनेशन लिखी हुई है, वरना वो इनकम वाली डेफिनेशन की तरह। एक्सपेंसेस डिक्रीज इन एसेट और इंक्रीज इन लायबिलिटीज रिजल्टिंग इन डिक्रीज इन इक्विटी, वो डेफिनेशन वहाँ पर लिखी हुई है। एक्सपेंसेस आर द कॉस्ट डेट अ बिजनेस इनकर्स इन इट्स नॉर्मल ऑपरेशन टू अर्न रेवेन्यू। एक्सपेंस रिजल्ट करते हैं डिक्रीज इन एसेट्स और इंक्रीज इन लायबिलिटीज कॉजिंग अ डिक्रीज इन ओनर इक्विटी। एक्सपेंस को जब मैं इनकर करता हूँ तो मेरे एसेट कम हो जाते हैं, यानी कि मैं रेंट पे कर रहा हूँ कैश में, बैंक से पे कर रहा हूँ, तो मेरे एसेट्स कम हो रहे हैं या मेरी लायबिलिटी बढ़ रही है। अगर मैंने एक्सपेंस पे नहीं किया तो ये मेरी क्या है, ऑब्लिगेशन है, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन टू ट्रांसफर कैश एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट, ऐसा। तो अगर मैंने एक्सपेंस पे कर दिया तो डिक्रीज इन एसेट, अगर पे नहीं किया तो इंक्रीज इन लायबिलिटी। डन। अलगर्ज एक्सपेंस के बढ़ने से मेरी इक्विटी क्या हो रही है, कम। क्यों? क्योंकि एक्सपेंस जितना ज़्यादा होगा प्रॉफिट उतना कम होगा, प्रॉफिट जितना कम होगा इक्विटी उतनी, समझ आया रिश्ता। अब ये देखो, इनकम जितनी ज़्यादा होगी, इनकम जितनी ज़्यादा होगी, यानी कि ज़रूरी नहीं इनकम ज़्यादा होने से प्रॉफिट ज़्यादा हो, अगर एक्सपेंस ज़्यादा हो गया तो प्रॉफिट जितना ज़्यादा होगा, इसका मतलब है इनकम के बढ़ने से प्रॉफिट अगर मैं चला गया तो प्रॉफिट के बढ़ने से इक्विटी बढ़ेगी। और इनवर्सली अगर एक्सपेंस ज़्यादा हो गया इनकम से तो प्रॉफिट की जगह क्या आ जाएगा, लॉस, और लॉस के बढ़ने से मेरी इक्विटी। डन। चलो अब एग्जांपल ऑफ एक्सपेंसेस मेरे पास आ रहा है। पहले मैं पढ़ाऊंगा कुछ आसान से एक्सपेंसेस जो आप सबने सुने हुए हैं, देखे हुए हैं और देखते आ रहे हो। फिर मैं पढ़ाऊंगा एक थोड़ा सा अलग नया एक्सपेंस जो आप पहली बार पढ़ रहे हो। सैलरीज एंड वेजेस पढ़ा हुआ पहले एक्सपेंस। भाई बिजनेस क्या करता है, सैलरीज और वेजेस देता है एम्प्लॉयज़ को। वेजेस किसे कहते हैं, दिहाड़ी को, उजरत को, यानी कि दिन की मजदूरी को, यानी कि पर डे होती है। आप छुट्टी के तो आपको पैसे नहीं मिलेंगे, आओगे तो पर डे मिल जाएंगे, ये वेजेस कहलाती हैं। सैलरीज क्या होती हैं भाई, मंथली में ले होती हैं, फिक्स होती हैं। यूटिलिटी एक्सपेंस, बिजली पानी गैस का खर्चा, बिजली पानी गैस लाइन से बना हुआ है, बिजली पानी और गैस, ऐसा। अगला आ जाओ, रेंट एक्सपेंस। मैंने दुकान क्या दी हुई है, रेंट पे दी हुई है, किराए पे दी हुई है, तो रेंट एक्सपेंस क्या है भाई, शॉप रेंट एक्सपेंस क्या है, खर्चा बिजनेस का। रिपेयर एंड मेंटेनेंस, भाई कोई चीज़ ख़राब हो गई, जैसे बाइक का प्लग क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है, तो इसी तरह से
अब कोई ट्रिप कर गई चीज़, जैसे कल क्या हो गया था इस क्लास में, तुम लोग थे या इस क्लास में नहीं थे, तुम लोग की क्लास में हुआ था ना, वो क्या हो गया था, ट्रिप हो गया था। अब अगर ब्रेकर गिर गया, मैं तो ब्रेकर के लिए क्या करूँगा, इलेक्ट्रिशियन बुलाऊंगा। मेरे कमरे का इसी ट्रिप कर गया तो क्या करूँगा, इलेक्ट्रिशियन को बुलाऊंगा, वो आके सही करेगा। नल का लीक कर गया, प्लम्बर को बुलाऊंगा। तो बिजनेस के अंदर भी तो ऐसे मसाइल हो सकते हैं ना भाई, मशीन में खराबी आ गई, टेक्निकल फॉल्ट हो गया, प्रेमिसेस में आग लग गई, कोई मसला हो गया, तो खर्चा पानी, रिपेयर, मेंटेनेंस वगैरह चलता रहता है। तो ये मेरे एग्जाम्पल ऑफ एक्सपेंसेस हैं जो मैं करता हूँ ताकि मैं प्रॉफिट तक पहुँच सकूँ। ऐसा, चलो अगली चीज़, एक और एक्सपेंस आ रहा है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसे मैं कहता हूँ कॉग्स। कॉग्स को आप प्यार से COGS कहते हो। क्या कहते हो भाई, COGS। ये कौन सा एक्सपेंस है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इसके लुग़वी मायने में ही इसका तर्जुमा छुपा हुआ है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। गुड्स सोल्ड का मतलब क्या होता है, जो मैंने माल बेच दिया। अब पढ़ो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, वो उस माल की कॉस्ट जिसको मैंने बेच दिया, उस माल की कॉस्ट जिसको मैंने बेच दिया। अगर मैं आपको बात करूं पराठे की बराबर में कितने का मिल रहा है, 50 का मिल रहा होगा, 60 का मिल रहा होगा, ऐसा। इस 60 रुपये के पराठे को बनाने के लिए इसमें क्या क्या चीज़ें डली होंगी, इसमें आटा डला है, इसमें पानी डला है, इसमें तेल घी डला है, इसके अंदर गैस भी इस्तेमाल हुई है, तो जाके कोई 45 रुपये की पर पराठा मुझे कॉस्ट पड़ी होगी। मैंने बेचा 60 का, प्रॉफिट कितना कमाया, 15। यानी कि इनकम में से, सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करूँगा तो कहाँ पहुँचूँगा, प्रॉफिट पे। इसमें बिल्कुल होगी, सब कुछ होगा, ठीक है, सब इंक्लूड होगा। और वो कुछ होते हैं डायरेक्ट, कुछ होते हैं इनडायरेक्ट, ठीक है, उसमें मैं नहीं जा रहा अभी। तो मैं मोटी मोटी बता रहा हूँ कि पराठा बनाने के लिए, कीपिंग अदर थिंग्स कॉन्सिस्टेंट एंड इंक्लूडेड, पराठा बनाने के लिए 60 रुपये का मैंने बेचा, 45 रुपये का मैंने पराठा बनाया, तो मेरा 15 रुपये क्या आ गया, बोलो भाई, प्रॉफिट। ये भी क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब बिजनेस के लिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होगी, पार्क सुजुकी के लिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होगी। एक गाड़ी बनाने पे, एक स्विफ्ट बनाने पे उसको खर्चा आता है भाई 30 लाख रुपए का, स्विफ्ट वो अनाउंस करती है 45 लाख रुपए की, तो 15 लाख रुपए क्या रख रही है गाड़ी पे, प्रॉफिट रख रही है। तो वो उसकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होगी, 30 लाख या 45 लाख, 30 लाख। जवाब दो ना, 30 लाख। ऐसा, ज़बरदस्त। अल फजर ने घड़ी बनाई, अल फजर ने घड़ी बनाई, और अल फजर ने घड़ी बनाने के बाद 540 रियाल की बेच दी, ठीक है। अभी मुझे इसकी ओरिजिनल वो नहीं पता, कन्वर्ट कर लो तो आ जाएगा। अल फजर ने ये घड़ी 540 रियाल की बना के बेच दी, लेकिन इसको बनाने पे अल फजर का खर्चा आया सिर्फ 300 रियाल। तो 300 रियाल क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और 540 रियाल क्या है, सेलिंग प्राइस। और 540 में से 300 रियाल माइनस कर दो, कितना बच जाएगा, 240 रियाल। वो क्या है, प्रॉफिट। बात समझ आती है, क्लियर है, डन है, पक्की बात है। बढ़ जाओगे। चलो, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी क्या है, एक्सपेंस है। अच्छा, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मेरे ऑपरेशनल एक्सपेंसेस होते हैं, जो मैंने ऊपर पढ़ा है, जो मैं रेगुलर कोर्स ऑफ बिजनेस पे इनकर कर रहा होता हूँ, जैसे कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जैसे कि रेंट एक्सपेंस, जैसे कि सैलरीज एक्सपेंस, जैसे कि वेजेस एक्सपेंस, जैसे कि रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मैं इनकर नहीं करता, ऑटोमेटिकली हो जाती है और मुझे खर्चा रिकॉर्ड करना पड़ता है। मैं बोलता हूँ ओए होए मेरा नुकसान हो गया, जैसे मुझे लॉस हो गया, ये भी मेरा क्या है, खर्चा। मेरी फैक्ट्री में आग लग गई, माल जल गया, अब क्या माल को सजाए रखूँ अपनी किताबों में, स्टॉक के नाम से लिख के रखूँ, नहीं, क्या करूँ, हटा दूँ ना, लॉस बुक कर दूँ और निकाल दूँ, ऐसा, डन। मेरी गाड़ी एक्सीडेंट हो गई, बिजनेस की व्हीकल टोटल हो गई, उल्टी पुल्टी हो गई, कल्टी हो गई रोड पे, तो बिजनेस व्हीकल क्या हो गई, डैमेज हो गई, टोटल डिस्ट्रॉय हो गई। तो क्या करूँ, उसको व्हीकल को सजा के रखूँ किताब के अंदर, क्या कर दूँ, लॉस बुक कर दूँ। बात समझ आ रही है। सैलाब आ गया, मेरा सारा माल बह गया पानी के अंदर, तो क्या करूं, माल को सजा के किताबों के अंदर रखूं, बल्कि खारिज कर दूंगा। तो ये भी मेरे लॉसेस हैं, ये भी मेरे क्या हैं, एक्सपेंसेस हैं। तो लॉसेस भी मेरे एक्सपेंस होते हैं, हालांकि इनको मैं अपने हाथ से नहीं करता, ये ले भाई मैं लॉस कर रहा हूँ, मैं लॉस कर रहा हूँ, मैं लॉस कर रहा हूँ, ये ले भाई लॉस, ये ले भाई लॉस, लॉस की पेमेंट कर रहा हूँ। लॉस की पेमेंट नहीं होती, लॉस बैठे बैठे खुद ही उड़ती उड़ती बिल्ली आ जाती है कहीं से भी, ठीक है। बात समझ आ रही है। चलो, इन्वेस्टमेंट भी एक्सपेंस है, नहीं, एसेट है, प्रेजेंट इकोनॉमिक रिसोर्स। चलो, इन्वेस्टमेंट, मुझे बता, तुमने यूनिलीवर के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करी, क्यों करी, क्यों करी, यानी कि डिविडेंड कल को आएगा, और एक और मोटिव क्या था, कल को ये शेयर महंगा हो जाएगा, छोड़ो यूनिलीवर का शेयर। तुमने बैरियर टाउन में एक प्लॉट लिया, क्यों लिया भाई, कल को प्राइस बढ़ जाएगी। तुमने इन्वेस्टमेंट की नियत की है, यानी कि इन्वेस्टमेंट की नियत की ना, इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट की नियत से इन्वेस्टमेंट कर दी, तो क्या तुम बोलोगे ओए होए मैंने पता है बैरियर टाउन में
प्लॉट ले लिया, नुकसान हो गया यार, इतना बड़ा लॉस हो गया, ज़िंदगी ख़राब हो गया, ऐसे करोगे? या बोलोगे तेरे भाई ने बैरिया टाउन में प्लॉट लिया, पता है अबे तो कल को देख उसकी वैल्यू ट्रिपल हो जाएगी। बात तुम्हारा भाई जो है ना रियल एस्टेट के साथ उठता बैठता है, ऐसा करोगे ना? क्यों भाई? क्योंकि तुम्हें पता है तुमने क्या की है, इन्वेस्टमेंट। अब एसेट की डेफिनेशन में रख के देखो, क्या ये प्रेजेंट इकोनॉमिक रिसोर्स है? क्या तुम इसको कंट्रोल करते हो? क्या ये किसी पास्ट इवेंट का रिजल्ट था? प्रेजेंट इकोनॉमिक रिसोर्स कैसे है कि कल को इसके ऊपर कैपिटल एप्रिसिएशन होगी, इसके पैसे बढ़ जाएंगे प्लॉट के, तुम क्या कर दोगे? इसको बेच के भाग जाओगे। बात समझ आ रही है? या अपना घर बनाओगे, या वो रेंट पे दोगे, उससे रेंट कमाओगे, वॉट एवर योर इंटेंशंस आर। बात समझ आ रही है? अब बोलो एक्सपेंस है? नहीं, डन। चलो एक्सपेंसेस वर्सेस, जी सर, लैंड डेप्रिशिएट नहीं होती, लैंड डेप्रिशिएट नहीं होती, डन। अच्छा ये पढ़ो, एक्सपेंसेस वर्सेस डिस्ट्रीब्यूशन टू ओनर्स। मैंने कहा था ना कि एक तो ड्राइंग एक्सपेंसेस नहीं होते, वो तो हमने पढ़ लिया, और दूसरा जो कंपनी के अंदर डिविडेंड्स मिल रहे होते हैं ओनर्स को, यानी कि शेयर होल्डर्स को, वो भी खर्चे नहीं होते। तो एक्सपेंसेस का और ड्राइंग्स और डिस्ट्रीब्यूशंस का, यानी कि डिविडेंड अपना ड्राइंग्स और डिविडेंड्स का फ़र्क बता रहा है, ज़रा ये पढ़ लो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जो सवाल तुम लोग कर रहे थे ना वो क्लियर हो जाएंगे इससे। फरहाद, नहीं, देखो मेरी बात सुनो, तुम्हारी बात सही है कि क्या वो मेरी एसेट नहीं होगी? एसेट वो है माल जो मैंने बेचा, यानी कि यूँ समझो कि मैंने एक मैन्युफैक्चरर हूँ, मैं माल प्रोड्यूस कर रहा हूँ, मैं इन्वेंट्री प्रोड्यूस कर रहा हूँ, मेरे पास बहुत सारी इन्वेंट्री पड़ी हुई है, वो मेरा एसेट है, वो मेरा एसेट है। इन्वेस्टमेंट स्टिल नहीं है, इन्वेस्टमेंट तो वो होता है ना, तो मैं करूँ पैसा कहीं लगा दूँ, ये मेरे गुड्स हैं, प्रोडक्ट हैं, ये मेरे क्या है, स्टॉक्स हैं, इन्वेंट्री है। मैंने इन्वेंट्री बेची, इससे मुझे क्या हुआ, प्रॉफिट। इस इन्वेंट्री को बनाने पे जो खर्चा हुआ है वो मेरे बिजनेस का एक्सपेंस है, और बनी बनाई इन्वेंट्री मेरे बिजनेस का एसेट है। एसेट बनाने के लिए जो खर्चा किया है वो क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। नहीं, इन्वेंट्री को बेच के प्रॉफिट मिल रहा है, और इन्वेंट्री बनाने पे जो खर्चा किया है वो एक्सपेंस है। हाँ, बोनसेस एक्सपेंस क्यों नहीं है? कहाँ लिखा हुआ है? डिविडेंड में कहाँ लिखा हुआ है? एक सेकंड मैं ज़रा देख लेता हूँ, बताओ क्या समझ नहीं आ रहा? मैं पढ़ लेता हूँ ना एक बार। एक्सपेंस अराइज फ्रॉम बिजनेस ऑपरेशन नेसेसरी फॉर अर्निंग रेवेन्यू, रिड्यूस करते हैं एसेट, इंक्रीज करते हैं लायबिलिटी, डिक्रीज करते हैं ओनर की इक्विटी, सैलरी एंड यूटिलिटीज, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये क्लियर है? हाँ, बोनस कहाँ लिखा हुआ है? बोनस कहाँ लिखा हुआ है? हाँ, डिविडेंड लिखा हुआ है। नहीं, बोनस इज नॉट डिविडेंड। डिविडेंड क्या है? डिविडेंड कंपनी जब प्रॉफिट कमाती है ना पूरे साल, तो पूरे साल प्रॉफिट के बाद जो शेयर होल्डर्स को अनाउंस करती है, चलो इसमें प्रॉफिट में तुम्हारा हिस्सा ये बनता है, वो हिस्सा डिविडेंड कहलाता है। ठीक है, नेट प्रॉफिट होता है, उसमें से एक्सपेंसेस लेस करने के बाद। हाँ, तुम्हें अभी समझ नहीं आया ना? तुम्हें अभी भी समझ नहीं आया ना? हाँ, तुम बीच में, क्या नाम है? अलमीरा, ना मुश्किल नाम, अलमीरा। अलमीरा को बात समझ नहीं आई। अलमीरा को बात पता है क्यों समझ नहीं आई? क्योंकि एक कॉन्सेप्ट जब मैं पढ़ाऊंगा तो अलमीरा को ये बात जब समझ आएगी। कौन सा वाला कॉन्सेप्ट भला पता है? हाँ, इन्वेंट्री को रिकॉर्ड करने के दो तरीके होते हैं, परपीचुअल और पीरियोडिक। जब मैं वो कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा ना, जब ये सवाल क्लियर होगा। होल्ड इट नाउ,
इसका सवाल क्या था, लिख लो भले रजिस्टर के लास्ट पे फिर लिख लो, तंग करती रहना जब तक वो बना पढ़ाऊँ। इसका सवाल ये था कि जो मैंने माल बनाकर बेचा है वो मेरी एसेट क्यों नहीं था, वो मेरी इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं थी। तो इसके दो पहलू हैं, वो दोनों पहलू वहाँ क्लियर होंगे। अगर अभी से बता दिया तो परेशान हो जाओगे, तो इसलिए स्टेप बाय स्टेप हर क्लास में इसका जवाब मिल जाएगा। डन। चलो एक्सपेंसेस पढ़ लो यार, ख़त्म करो। क्लास कब तक है? 12 तक है बस, 12:30 तक नहीं है? तो 12:15 तक है ना टेक्निकली। ये क्या होता है? 11:15 नहीं ली तो 11:30 कर दे बहन, टेंशन नहीं है। तुमने पढ़ा हुआ है ना सब, इसलिए तुम्हें उछल लियो। तुम में से कौन कौन से कोचिंग सेंटर से आया है? हाँ, टाइम से कोई है? नहीं है? टाइम से किसी ने नहीं पढ़ा? गुलशन से कौन कौन हो? गुलशन से भी कोई नहीं है? कहाँ से आते हो? DH VH से आते हो? महमूदाबाद, कोरंगी, करीमाबाद, लांडी, नॉर्थ से आते हो? अच्छा, चलो एक्सपेंसेस पढ़ लिए? हाँ बच्चों, हो गया? की पॉइंट्स पढ़ लो, पढ़ा दी थे। या अल्लाह पाक। हो गया? ऊपर कूलर लगा हुआ है, हाथ ला के पी लो। कोई सवाल है किसी का? ऑपरेटिंग एक्सपेंस यानी जो बिजनेस का ऑपरेशन को चलाने के लिए ज़रूरी होते हैं, सैलरी देना, वेजेस देना, रिपेयर करवाना, बला बला। 5 हेड ख़त्म हो गए। पता है मुझे। चलो अब मैं तुम्हें ना एक बात बताता हूँ बड़े मज़े की, और ये बात मेरे कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आप सब ने ना बड़े तवज्जो से मेरी बात सुननी है, ठीक है? मेडिकल पढ़ के आ रहा हूँ ना? हाँ, कोई आ रहा है मेडिकल पढ़ के? मेडिकल वाला कौन कौन है? कितने बच्चे हैं मेडिकल वाले चाहिए मुझे? 1 2 3 4 5 मेडिकल वाले हैं, तो मेडिकल वाले मुझे बताएंगे, ठीक है? और कुछ मेरे ऐसे भी होंगे जिनको मेडिकल नहीं आती लेकिन थोड़ी सी दवाइयों के नाम आते हैं, ठीक है? दवाई खेलते हैं। आपको पता है एक दवाइयों के अंदर ना इस्तेमाल किए जाते हैं जेनरिक नेम, ठीक है? वो उनके जेनरिक नेम होते हैं, उनसे हम दवाइयों को नहीं जानते, ये सिर्फ मेडिकल वाले जानते हैं। अच्छा, और हम जाते हैं ब्रांड का नाम लेने के लिए उनके पास। किसका नाम लेने के लिए? ब्रांड का नेम लेने के लिए। अच्छा, उस ब्रांड नेम की कोई दवाई होगी। जैसे अगर मैं एक जेनरिक नेम आपके सामने लिखूँ, ये सब आपको तो सबको पता है क्या? हाँ, ये क्या है? जेनरिक नेम यानी कि फॉर्मूला है। इसका ब्रांड नेम क्या मिलता है मार्केट में? और क्या होता है? नहीं, कालपोल,
काल पोल कैल पोल जो भी है यार, पेप्सी वाला हूँ समझ लो, हूँ नहीं, मजाक कर रहा हूँ। अच्छा एक और मुश्किल नाम लिखूँ, ये देखो ये क्या है, पता किसी को? नहीं पता? चलो मैं बताता हूँ, ये राइजिक का फॉर्मूला है। हाँ राइजिक, वो नहीं होती राइजिक, ये इसका है। चलो एक और आसान लिखता हूँ, तो सबको पता होगा, ये है ये यार सही है, ये ब्रूफिन है, ठीक है। अच्छा और हाँ हाँ लिख के लाया हूँ, हाँ लिख के लाया हूँ। ये क्या है? ये डिस्प्रिन है, ऐसा। तो सोचो तुम लोग, तुम्हें आता नहीं आता, मतलब कल को काम आएगा ना ज़िंदगी में, क्या पता बनना पड़ जाए कभी। ये क्या है? हाँ ये इस नाम से मिलती है, ऐसा। ये मैंने क्यों बताया? हाँ ये मैंने क्यों पढ़ाया? एक वजह से पढ़ाया, बताता हूँ। जैसे मेडिकल की दुनिया में एक ब्रांड नेम होता है, एक जेनरिक नेम होता है, ऐसा ही है ना। यानी कि अगर पैरासीटामोल की बात करूँ तो पैराडोल या कालपोल मिल जाएगी, ओमेप्रोजोल बोलूँ तो राइजिक मिल जाएगी, या राइजिक के अलावा बोलता है राइजिक नहीं ये है लेकिन फॉर्मूला सेम है, ओमेप्रोजोल है, ठीक है। या अगर मैं ब्रूफिन मांगने जाऊँगा, बोले ब्रूफिन नहीं है यार कोई और चीज़ है, लेकिन जो फॉर्मूला है ना पीछे वो सेम है। अक्सर औकात हमें सुनने को मिलता है, हम कहीं से आगा खान चले जाएँ, लियाकत चले जाएँ, या कहीं टाइम मेडिको चले जाएँ, यार ये नहीं है फॉर्मूला सेम है, दूसरी दे दूँ। हम बोल चलो यार फार्मूला सेम है तो किसी भी कोई भी ब्रांड बनाए, कोई भी दुकान बनाए, मसला मुझे नहीं है, मैं ले लेता हूँ, ऐसा। इसी तरह से हमारे अकाउंटिंग के अंदर भी पता है एक चीज़ कौन सी इस्तेमाल होती है, ब्रांड नेम या जेनरिक नेम? आप कौन इस्तेमाल करते हो दुनिया में? ब्रांड नेम। हम अकाउंटिंग के अंदर भी ब्रांड नेम इस्तेमाल करते हैं। अगर मैं आपसे बात करूँ ना ऐसे ही, तो मैं आपके सामने लिख रहा हूँ एसेट, ये क्या है? ये क्या है? ये ब्रांड नेम है, जेनरिक नेम है? हाँ ये जेनरिक नेम है, ब्रांड नेम है? जेनरिक नेम है। इसके ब्रांड नेम क्या क्या हो सकते हैं? इसमें कैश भी आ सकता है, इसमें बैंक भी आ सकता है, इसमें अकाउंट रिसीवेबल भी आ सकता है, इसमें स्टॉक भी आ सकता है, इसमें और फर्नीचर भी आ सकता है, इसमें मशीन, स्टॉक लिख दिया ना मैंने, गुड्स, इसमें मशीन भी आ सकती है, और बहुत कुछ आ सकता है। एक और जेनरिक नेम लिखूँ आपके आगे, लायबिलिटी। इसमें क्या क्या आ सकता है? इसके ब्रांड नेम में क्या क्या आ सकता है? अकाउंट पेबल आ सकता है, लोन पेएबल आ सकता है, ऐसा। एक्सपेंस हो, एक्सपेंस में आएगा ना, सैलरीज पेएबल आ जाएगा, यानी कोई भी कुल्लू चीज़ मुझे पे करनी है, सैलरी पेएबल पेबल 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 आ जाएगा। ये वाला पेबल, बिल पेबल, टैक्स पेबल, सैलरी पेबल, लोन पेबल वगैरह वगैरह, ये सब यहाँ पे आ जाएंगे, ऐसा ही है। लेकिन ये है किसकी शाख? लायबिलिटी की शाख है। तो लायबिलिटी क्या है? जेनरिक नेम है, ब्रांड नेम है? जेनरिक नेम है। मैं क्या इस्तेमाल कर रहा हूँ अपनी अकाउंटिंग के अंदर? ब्रांड नेम्स। चलो इनकम, इनकम की बात करूं, इनकम 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 में क्या आता है? रेवेन्यू। इनकम में क्या आता है? रेवेन्यू। रेवेन्यू आती है और अदर इनकम आती है, ठीक है। रेवेन्यू आती है और अदर इनकम आती है। और रेवेन्यू को मैं पता किस नाम से रिकॉर्ड करता हूँ? सेल्स के नाम से रिकॉर्ड करता हूँ, ऐसा। और अदर इनकम को भी अदर इनकम के नाम से रिकॉर्ड करता हूँ। भाई ये रेंट की इनकम है, ये कंसल्टेंसी की इनकम है, ये जो है ना वो किसी और सर्विस की इनकम है, जो भी सर्विस का नाम होता है ना उस इनकम से रिकॉर्ड करता हूँ। डन। तो जेनरिक नेम इस्तेमाल कर रहा हूँ ना मैं। अच्छा, और अगर मैं बात करूँ आपसे एक्सपेंसेस की, तो भाई एक्सपेंसेस जेनरिक नेम है, ब्रांड नेम है? जेनरिक नेम। इसके ब्रांड नेम में क्या क्या आ सकता है? इसके कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ सकता है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस आ सकता है, यूटिलिटी बिल एक्सपेंस आ सकता है, सैलरी एक्सपेंस आ सकता है, वेजेस एक्सपेंस आ सकता है, ऐसा ऐसा। अगर मैं बात करूं आपसे इक्विटी की, तो इक्विटी भी ब्रांड नेम है कि जेनरिक नेम है? जेनरिक नेम है। इसके अंदर इक्विटी के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं? कैपिटल आ सकता है, ऐसा, प्रॉफिट आ सकता है, ठीक है, यानी कि प्रॉफिट इक्विटी को बढ़ाता है, ठीक है। चलो प्रॉफिट को निकाल दो, नेट एसेट्स उसका नाम है, ठीक है। अच्छा, ड्राइंग आती है इसके अंदर, ठीक है। हाँ, एडिशनल इन्वेस्टमेंट अगर मैं बिजनेस के अंदर कर रहा हूँ तो वो मेरी कैपिटल को बढ़ा देती है, ऐसा। ये सारी चीज़ें, ये सारे कंपोनेंट्स इसके अंदर आते हैं। प्रॉफिट से इक्विटी बढ़ जाएगी, लॉस से इक्विटी कम हो जाएगी। बात समझ आ रही है?
तो अगर डायरेक्ट बताता तो इतना मज़ा नहीं आता। अभी अगर मेडिसिन से कंपेयर किया तो थोड़ा सा दिमाग में ठक करके घुस गई है। अब मुझे पता है मेडिसिन के अंदर क्या होता है, एक जेनरिक नेम होता है, एक ब्रांड नेम होता है। तो अकाउंटिंग, अच्छा दुनिया में क्या इस्तेमाल करते हो, कहते हो कि अंकल मुझे पैरासीटामोल के फॉर्मूले से जो दवाई आपके पास है उसमें से एक दवाई निकाल के दे दें, ऐसा बोलते हो? नहीं बोलते ना, बोलते भाई पैराडोल दे दो यार, कालपोल दे दो। बात समझ आ रही है? कालपोल है, कैलपोल है, वॉट एवर इट इज़, आई डोंट केयर। अच्छा चलो अब मुझे बताओ, सिमिलरली जब अकाउंटिंग कर रहे हो, सिमिलरली जब अकाउंटिंग कर रहे हो तो क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करोगे? हाँ, एसेट, लायबिलिटी, इक्विटी, इनकम, एक्सपेंस इस्तेमाल करते हुए अच्छे लोगे, या कहोगे अकाउंट पेबल, लोन पेबल, कैश, स्टॉक, गुड्स? क्या क्या अच्छा लग रहा है, क्या अच्छा लग रहा है? जो भी रेलेवेंट नाम है ऐसा, जो भी रेलेवेंट है ऐसा। भाई अपने घर में अब्बू क्या कहते हैं? अब्बू, बाबा, या कहते हैं ओए बाप इधर आ, ऐसा कहते हो? अब क्या बाप कहना गलत है? नहीं, मतलब गलत वैसे लॉजिकली गलत है, बाप नहीं है क्या? है तो बाप ही ना, ऐसा है ना? तो क्या बोलेंगे? अब्बू, बाबा, ऐसा। ब्रांड नेम से बुलाएंगे ना, ब्रांडेड नेम से बुलाएंगे, ऐसा। अब अगर कोई मौलाना साहब है, आपने उनको बुलाना है तो क्या बोले? मौलवी, ऐसा अच्छा लगेगा? बदतमीजी हो जाएगी ना। तो सिमिलरली हम जो अकाउंटिंग के अंदर टर्म्स यूज़ करते हैं, जिस नाम से रिकॉर्डिंग करेंगे हम अकाउंटिंग के अंदर, अब आ जाओ कॉन्सेप्ट पे वापसी, बड़ी मस्तियाँ हुई, हम अब कनेक्ट कर रहा हूँ। हम अकाउंटिंग में जिन नामों से रिकॉर्डिंग करेंगे, हम अकाउंटिंग में जिन नामों से रिकॉर्डिंग करेंगे, क्या वो नाम ब्रांड नेम होंगे कि जेनरिक नेम होंगे? वो ब्रांड नेम होंगे। कैश, अच्छा अकाउंटिंग की डेफिनेशन पे लेके चलूँ जरा, वो रोडी राठौड़ की तरह यूं करके घुमा दो। अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, समराइजिंग, क्लासिफाइंग इंफॉर्मेशन ऑफ फाइनेंशियल नेचर। तो जो मैं रिकॉर्डिंग करूँगा और क्लासीफाई करूँगा, तो अगर क्या मैंने सारे एसेट्स एक जगह कर दिए तो फिर पता ही नहीं चलेगा कौन से एसेट भाई। नहीं भाई, रिसीवेबल वाला एसेट अलग है, कैश वाला एसेट अलग है, इन्वेंट्री वाला एसेट अलग है, लायबिलिटी में बिल पेबल अलग है, लोन पेबल अलग है, अकाउंट पेबल अलग है, एक्सपेंसेस में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अलग है, सैलरीज अलग है, वेजेस अलग है, इनकम के अंदर रेवेन्यू वाली इनकम अलग है, अदर इनकम वाली इनकम अलग है। बात समझ आ रही है? तो अलग अलग प्रेजेंट करूँगा ना, ऐसा। मैं आपके सामने एक छोटी सी एक्सरसाइज कर रहा हूँ। इस एक्सरसाइज के लिए मुझे चाहिए कोई 10 से 12 मिनट, ठीक है? 10 से 12 मिनट इंशाल्लाह वो एक्सरसाइज मैं कर लूँगा, या फिर मैं आधा सवाल वो कर लेता हूँ और बोलूँगा आधा और इसके ऑनवर्ड्स आपने घर से करना है, ठीक है? 12 मिनट पूरे ही करवा दूँ, ठीक है? अब करना क्या है, अब करना क्या है? अब आप आ रहे हो जनरल बनाने के बहुत करीब, आप आ रहे हो जनरल बनाने के बहुत करीब। कैसे? ये एक सवाल है, इसमें आपने करना क्या है? इसमें आपने नंबर 1 एक काम करना है, इसमें आपने आइडेंटिफाई करना है एलिमेंट के। एलिमेंट कौन सा है? एलिमेंट में क्या है? एसेट, लायबिलिटी, इक्विटी, इनकम, एक्सपेंस। एसेट, लायबिलिटी, इक्विटी, इनकम, कैपिटल, व्हाटएवर, ये है, सही है। उसके बाद बिजनेस के पर्सपेक्टिव से सोचना, क्या सोचना कि ये बिजनेस के अंदर आ रहा है या बिजनेस के अंदर से जा रहा है? क्या ये बिजनेस के अंदर आ रहा है या बिजनेस के अंदर से जा रहा है? उसके बाद ये डिसाइड करना है कि ये अपने किस ब्रांड नेम से बिजनेस के अंदर आना चाहिए या जाना चाहिए। 3 काम करना है। तो आ जाएगा ना, आ जाएगा ना भाई, सीख सीख के आ जाएगा अभी, और क्या है? हाँ, तुमने 5 लेक्चर लिए हुए ना? नहीं था तो क्या फ़ायदा वो होशियार बनने का? तो आपने नहीं बताया, वो आपकी गलती है। चलो, नहीं मैं करवा रहा हूँ। हमने क्या करना है? सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है एसेट, लायबिलिटी, इक्विटी, इनकम, एक्सपेंस। फिर बिजनेस के पर्सपेक्टिव से सोचना है क्या ये बिजनेस के पर्सपेक्टिव से इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज। उसके बाद अगला फैसला क्या करना है, ये किस नाम से आएगा। आओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंट्रीज हैं, 10 मिनट में हो जाएंगी। सॉल्यूशन नंबर 2 है ना? नहीं जनरल नहीं बना रहा, नहीं जनरल थोड़ी बनवा रहा हूँ, उसके लिए डेबिट क्रेडिट पढ़ाना पड़ेगा, पागलोट। चलो, सॉल्यूशन नंबर 2, ठीक है? यकम जनवरी आ रहा है या 1 2 3 आ रहा है? यकम जनवरी आ रहा है, ऐसा?
ये कुम जनवरी को मैं ज़रा ट्रांजैक्शन पढ़ के आता हूँ, फिर देखता हूँ उसका करना क्या है। मुझे एक बात बताओ, स्टार्टेड बिजनेस विथ 70,000 इन कैश, ये कैश क्या है? एसेट है, लायबिलिटी, इक्विटी, इनकम, एक्सपेंस। एसेट। बिजनेस में इंक्रीज हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है? इंक्रीज। किस नाम से? किस नाम से? कैश के नाम से। अच्छा, फिर और क्या हो रहा है बिजनेस के अंदर? क्या हो रही है? इक्विटी बढ़ रही है। लिखा हुआ तो नहीं है मुंह पे, लेकिन डेफिनेटली जब मैं बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, स्टार्ट कर रहा हूँ, तो इससे मेरी इक्विटी क्या हो रही है? बढ़ रही है। इससे मेरा सरमाया क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो इक्विटी भी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? एलिमेंट्स वाली बात पूरी हो गई। अब एसेट किस नाम से बढ़ रहा है? कैश के नाम से। इक्विटी किस नाम से बढ़ रही है? अभी से प्रॉफिट हो गया डे वन पे ही, कैपिटल के नाम से। कैपिटल के नाम से। डन। अच्छा, तो मैं क्या करूँगा? मैं यहाँ पे जाऊँगा, मैं कहूँगा भाई मेरे बिजनेस में तो एसेट इंक्रीज हो रहा है, किसके नाम से? कैश के नाम से। मेरे बिजनेस में तो इक्विटी इंक्रीज हो रही है, किसके नाम से? कैपिटल के नाम से। डन। अच्छा, अगला। आउच। परचेस्ड फर्नीचर 15,000 इन कैश। ये फर्नीचर क्या है? फर्नीचर क्या है? 15,000 इन कैश। ऐसी आज ही एक्सपेंस कर दो फर्नीचर को, या फर्नीचर मुझे बहुत सालों में फायदा देगा? अभी थोड़ी ना डिवाइड करूंगा, अभी तो सिर्फ रिकॉर्ड करने की, अभी तो घर पे लाने की एंट्री बनाऊंगा। डिवाइड शिवाइड बाद में देखेंगे। अच्छा, तो फर्नीचर एसेट है कि नहीं है? एसेट है। तो एसेट आ गया फर्नीचर के नाम से। और क्या हुआ है? कैश चला गया, यानी कि क्या डिक्रीज हुआ? एसेट डिक्रीज नहीं हुआ, कैश गया है ना। एक एसेट आया और एक एसेट चला गया, इक्विटी पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। ऐसा। तो मैं 2 जनवरी को क्या कहूँगा? मैं 2 जनवरी को ये कहूँगा कि भाईजान आपको पता है क्या हुआ? भला क्या हुआ? भाई 2 जनवरी को मेरे बिजनेस में एक एसेट आया, किस नाम से आया? फर्नीचर के नाम से आया, ये ब्रांड नेम है। और आपको पता है 2 जनवरी को ही मेरे बिजनेस में से एक एसेट चला गया, किस नाम से गया भला? कैश के नाम से चला गया। एक्टिविटी समझ आ रही है क्या करनी है? चलो शाबाश, पूरा सवाल सॉल्व करेंगे क्लास में। तीसरा, परचेज इन्वेंट्री कॉफ़ी बीन्स एंड सप्लाईज फॉर ₹10,000 ऑन क्रेडिट। एक्सपेंस आएगा, खर्चा आएगा, क्योंकि ये बनाने का खर्चा है ना, मैंने चीज़ें खरीदी हैं। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं है, इसको आप कह दो परचेजेस। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का ही पार्ट है। सही कह रहे हो, सही कह रहे हो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ही जाएगा। आज बच्चों को पढ़ाया ना मैंने, ये देखो, ये देखो, ये बैच 1 वाले कहाँ गए? ये देखो, ये देखो, ये देखो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर बच्चों को मैंने क्या पढ़ाया आज? परचेजेस। देखो कहाँ आ रहा है परचेजेस? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर आ रहा है परचेजेस। तो आप ठीक कह रहे हो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ही है, लेकिन किसके नाम से आएगा? परचेजेस के नाम से आएगा। डन। क्लियर है ना? अभी टेंशन नहीं होगी। सब्र तो करो, सब्र तो करो। हर चीज़ के 2 इम्पैक्ट होते हैं, हर ट्रांजैक्शन के 2 इम्पैक्ट होते हैं, यानी कि 2 टांगें होती हैं। तो पहले एक टांग तो डाल दूँ, फिर दूसरी टांग डालूंगा ना, टेंशन नहीं लो। अभी रुक जाओ। तीसरी एंट्री बताओ, डेट बताओ। 5 जनवरी। क्या हुआ है भाई? हाँ, फर्नीचर परचेज किया है, लेकिन क्या बेचने की नीयत से किया है? अपने इस्तेमाल के लिए किया ना जानू, तो एसेट है। अच्छा, अब मुझे ज़रा बताओ, तीसरे केस में इन्वेंट्री परचेज की है, यानी कि खर्चा किया है, बिजनेस का खर्चा किया है माल बनाने के लिए। तो एक्सपेंस क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, किसके नाम से? परचेजेस के नाम से। शाबाश। और क्या हो रहा है? और क्या हो रहा है? और क्या हो रहा है? कैश पे खरीदा है, उधार पे खरीदा है, यानी कि मेरा बोझ क्या हो गया? बढ़ रहा है, यानी कि लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है। किस नाम से? अकाउंट पेएबल के नाम से। ऐसा। 5 जनवरी हो गया। 5 जनवरी के बाद आ जाओ 8 जनवरी। जल्दी जल्दी करना है। पेड 5,000 टू सप्लायर फॉर इन्वेंट्री परचेज अर्लियर। कह रहे हैं ये। अच्छा, 8 को क्या हुआ? कह रहे हैं जो ऊपर मैंने सप्लायर से माल खरीदा था ना, इसके लिए मैंने 5,000 रुपये पे कर दिए। 5,000 पे करने से मेरे पास से क्या जाएगा? एसेट जाएगा। एसेट जाएगा। एसेट किस नाम से जाएगा? कैश के नाम से जाएगा। और 5,000 पे करने के बाद मेरे कंधों पे एक बोझ है, वो क्या हो जाएगा? उतर जाएगा।
तो ये जो लाइबिलिटी क्या होगी बच्चों, लाइबिलिटी क्या हो जाएगी, कम होगी कि बढ़ेगी, कम हो जाएगी। तो किस नाम से कम होगी, अकाउंट पेबल के नाम से कम हो जाएगी। ऐसा सब साथ हैं यहाँ तक, किसी को यहाँ तक रुक के किसी एंट्री में कोई मसला, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम बता दो, 1/3 सवाल हमारा हो गया है। डन, सब साथ हैं। 8 के बाद आ जाओ। ला 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 सोल्ड कॉफ़ी फॉर रुपीज़ 25,000 इन कैश। कौन खुशी आया था भाई? डेट क्या है? 10 जनवरी। 25,000 की कॉफ़ी बेची, 25,000 की कॉफ़ी बेची, 25,000 की कॉफ़ी बेची तो मेरे पास क्या आया? पैसा आया, पैसा आया। पहले बोलूँगा पैसा दे, पैसा लाया। मैंने क्या कहा था, हर चीज़ की कितनी टांगें होती हैं? तो एक टांग डाल दी, अभी दूसरी डालूं। हाँ, मैंने क्या कमाया? मैंने क्या कमाया? इनकम कमाई, इनकम कमाई, इनकम कमाई। तो इनकम किस नाम से आएगी? सेल्स के नाम से। मेरा बच्चा एसेट आ गया कैश के नाम से। अब मैंने जो इनकम कमाई उसको मैंने क्या कहा था, क्या कहता हूँ मैं? रेवेन्यू को सेल्स कहता हूँ। मैं रेवेन्यू को क्या कहता हूँ? मैं रेवेन्यू को क्या कहता हूँ? अगर गुड्स बेचेंगी तो रेवेन्यू क्या कहूँगा? सेल्स। और अगर सर्विस दूंगा तो क्या कहूँगा? सर्विस इनकम, कंसल्टेंसी इनकम, जो भी टाइप ऑफ इनकम है। ऐसा डन। बढ़ जाऊँ आगे? पक्का? 10 हो गया। 10 के बाद आ जाओ। 10 के बाद आ रहे हैं मेरे पास 12 जनवरी। पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल 2,000 इन कैश। ये क्या है? एसेट कम हो रहा है और एक्सपेंस बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। 12 जनवरी, 12 जनवरी। अच्छा, क्या जा रहा है मेरे पास से? एसेट जा रहा है किस नाम से? और क्या हो गया मेरा? ये बढ़ रहा है, कम हो रहा है? किस नाम से? यूटिलिटी बिल एक्सपेंस। ऐसा नहीं, नहीं, पेबल तो लाइबिलिटी मेरा चांद। अगर पे नहीं किया, अक्रू हो चुका है, अक्रू पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह बाद में, इसलिए भी नहीं डाला। डन, तो फिर लाइबिलिटी होता है। मैंने पे कर दिया, ये करना है, कर दिया तो लाइबिलिटी तो नहीं है, एक्सपेंस हो गया। अगर करना है तो फिर डन। 12 हो गया। 12 के बाद आ जाओ, क्या है? 15। रेंटेड अ शॉप फॉर रुपीज़ 10,000 पेड इन एडवांस फॉर द मंथ। अच्छा मुझे बताओ, 15 तारीख पे पहले एक टांग की बात करते हैं, यानी कि 1 लाख की बात करते हैं। अगर मैंने शॉप रेंट की है और एडवांस में पे कर दिया है 1 महीने के लिए, तो शॉप रेंट करके खर्चा करने से मेरा क्या हुआ? एसेट क्या हो गया? कम हो गया, डिक्रीज हो गया। ऐसा हुआ। अच्छा, और मैंने क्या किया? शॉप रेंट के लिए एडवांस में पैसा दे दिया, खर्चा कर दिया एडवांस में। एक्सपेंस, एक्सपेंस एसेट होगा। एसेट क्यों होगा? प्री पेमेंट है, एडवांस रेंट है, पहले कैश बाद में, अभी पढ़ाया था ना। तो भाई एडवांस रेंट देखो, अगर मैं घर में रह लिया, मैंने मज़ा ले लिया घर के, फुल मस्त करके याशी कर लिया, अभी बिल पे नहीं किया और अभी बिल पे करना पड़ गया, अबे यार अभी घर का बिल भी आ गया, चल यार दे देता हूँ, चल जेब से पैसे निकाले, ये रेंट एक्सपेंस है। लेकिन अभी मैं बैठा हूँ ऐसे, अगले महीने का रेंट ये ले बेटा चल, तो ये मेरा खर्चा हो गया? नहीं, ये मेरा एसेट है, क्योंकि भरमबारी से मैंने पे कर दिया, अभी 1 महीने मैंने इसका फ़ायदा लेना है। ठीक है, तो ये मेरा क्या है? एसेट। तो एक एसेट जा रहा है कैश में और एक एसेट मेरा क्रिएट हो रहा है किसके नाम से? एडवांस रेंट के नाम से, यानी कि प्रीपेड रेंट के नाम से। आप इसको प्रीपेड रेंट कह लो, ठीक है, मोर एप्रोप्रिएट, प्रीपेड रेंट। ऐसा पक्का? चलो 15 जनवरी की बात बताओ। 20 जनवरी ओनर विड्रू 8,000 फॉर पर्सनल यूज। ज़बरदस्त, बहुत आला। एसेट कम हो रहा है कैश की सूरत में। चलो, और ड्राइंग बढ़ रही है, ड्राइंग के बढ़ने से इक्विटी कम हो रही है, किसके नाम से? ड्राइंग कोई अलग से खुद तो हेड नहीं है ना, वो तो ब्रांड नेम है हमारा। ऐसा 20 जनवरी के बाद ज़रा बताओ क्या आ रहा है? 25 पेड स्टाफ सैलरी 7,000 इन कैश। एसेट कम हो रहा है और किस नाम से?
सैलरीज के नाम से, बी सैलरीज एक्सपेंस के नाम से बेटा। पेएबल जब होता है जब मैंने पे ना किया हो, अदा ना किया हो, फिर वो लायबिलिटी होगी, फिर वो एक्सपेंस तो नहीं रहेगा ना। ठीक है, तो बिल उड़ा के क्या कर दूँ उसको, सैलरीज कर दूँ, ऐसा। चलो अब ज़रा मुझे बताओ क्या रह गया पीछे। परचेज एन एस्प्रेसो मशीन 20,000 उधार पे। अब बताओ 30 जनवरी है क्या है, 28 है, 30 है, 30 है, 30 है। अच्छा एस्प्रेसो मशीन एक्सेट है या एक्सपेंस है, ये तो बात सही है क्योंकि मुझे बहुत सालों पे फ़ायदा देगी ना यार। एसेट इंक्रीज कैश के नाम से, सॉरी किसके नाम से, मशीन के नाम से। और अकाउंट पेबल लायबिलिटी, ज़बरदस्त। लायबिलिटी, अगर बिल्ली चाय लेकर आएगी तो उसको क्या बोलेंगे, लायबिलिटी। ठीक है, ये क्या हो गया, अकाउंट, एक सेकंड बच्चा, अकाउंट पेबल। हाँ अब बोलो कहाँ पे हो सकता है, हो सकता है एसेट बड़े भी कम भी हो। कहाँ पे इस वाली एंट्री में, क्यों 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 क्यों, अभी पे नहीं किया ना, जब अगर पे किया होता तो एसेट बढ़ता और कम होता। डन, ये बात समझ आ रही है। अब आज है ख़तरनाक होमवर्क। अब आज मैं तुम लोगों से करवाना चाहता हूँ मेहनत। ठीक है, कैसे, होमवर्क लिखो। अच्छा ये नोट्स तुम लोगों के ग्रुप डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, ऐसा ही है ना। ये आप लोगों का होमवर्क है, लेक्चर अपना होमवर्क है, लेक्चर नंबर 3 का ना, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, ये आपका होमवर्क है। डन, करके आ जाओगे ऐसा। और होमवर्क दूँ थोड़ा सा, बस ले लो ना थोड़ा सा। ये MCQs आ रहे हैं, ये 20 करके आना है। डन, एलिमेंट्स पक्के हो जाएंगे। और दूँ, नहीं, डन। चलो हाँ हाँ हाँ, अलग है ना, अलग है। हाँ लेक्चर नोट्स सेपरेटेड है, लेकिन लेक्चर नोट्स उसी के बन रहे हैं ना जो चैप्टर नोट्स हैं। ये वही तो PDF है, इसी के ऊपर तो हाईलाइटिंग कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ। हाँ क्या चीज़, क्या, मैं क्यों बताऊँ, करके आना है ना। नहीं पढ़ाया तो मारूंगा ना, तो मारूंगा। हाँ भाई बात सुनो यार, सवाल आया है। ओए चुप, अबे चुप। सवाल है ड्राइंग एक्सपेंस क्यों नहीं है। मैंने कहा ड्राइंग इज़ नॉट अ बिजनेस एक्सपेंडिचर, इट इज़ अ रिडक्शन इन इक्विटी। एक्सपेंस तो वो होते हैं जो मैं रेगुलर अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़ को चलाने के लिए कर रहा होता हूँ। तो मुझे बताओ, अगर मैं इस डेफिनेशन के ऊपर ड्राइंग्स को रख के देखूँ तो क्या ड्राइंग इस डेफिनेशन में पूरा उतरती है कि ड्राइंग ज़रूरी है डे टू डे ऑपरेशन को चलाने के लिए। ड्राइंग ज़रूरी है डे टू डे ऑपरेशन को चलाने के लिए। ड्राइंग ज़रूरी है डे टू डे ऑपरेशन को चलाने के लिए। ड्राइंग ज़रूरी है डे टू डे ऑपरेशन को चलाने के लिए। ड्राइंग ज़रूरी है डे टू डे ऑपरेशन को चलाने के लिए। ड्राइंग ज़रूरी है डे टू डे ऑपरेशन को चलाने के लिए। क्या ये ज़रूरी है, या इसके बगैर बिजनेस चल जाएगा, चल जाएगा ना भाई। तो बताओ क्या ड्राइंग बिजनेस एक्सपेंडिचर है या ये रिडक्शन इन इक्विटी है। ये रिडक्शन इन इक्विटी है। बात समझ आ रही है। तो क्या क्या निकल रहा है जेब से, इतनी बड़ी जगह निकल ही जा रहा है। ठीक है चलो। अच्छा जो ग्रुप में ऐड नहीं हो उसको मैं अपना नंबर शेयर कर रहा हूँ, उस पर रब्ता कर ले। ये मैं नंबर लिख रहा हूँ, पब्लिक ग्रुप है उसमें मैं ऐड कर दूंगा, बाकी रजिस्टर्ड में ऐड करेगी। ठीक है बैच 1 वालों को मैंने दिए हैं लेक्चर नोट्स। क्यों, क्योंकि उनको मैंने प्रैक्टिस कराना स्टार्ट कर दी थी। जब आपको प्रैक्टिस कराना स्टार्ट करवाऊंगा तो आपको भी दे दूंगा। अभी ज़रूरत नहीं है ना लेक्चर नोट्स की, क्या ज़रूरत है। हाँ वो वाले भी देख लो, वही एक ही बात है, वही करा रहा हूँ। अभी सेम है, सेम है, सेम है, टेंशन क्यों ले रहा है। डन है, पक्की बात है। चलो अब क्लास को एंड करते हैं अल्लाह के हुक्म से। और होमवर्क क्या है, सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 3 और 20 MCQs। इस पर पक्का होके आ जाओ भाई। ठीक है, फिर आगे इंशाल्लाह बात बढ़ाते हैं।
अपना बेहद ख्याल रखिएगा, दवाइयाँ हिला हिला के वक्त लेते रहिएगा। इंशाअल्लाह आपसे अगली क्लास में मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।